अध्याय 51 11 महीने बाद। समय सबसे अच्छा डॉक्टर है, ये सभी घावों को ठीक कर सकता है, चाहे वे शारीरिक हो या भावनात्मक। 11 महीने कितनी जल्दी बीत गए। यद्यपि 11 महीने बीत चुके हैं, लियू जियांगताओ अभी भी उस दृश्य को नहीं भूल सकते हैं। कावामोटो की मौत देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की, जिसका शरीर सड़ते हुए घावों से भरा हुआ था, मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि बूढ़े व्यक्ति का शरीर पहले से ही कमजोर हो रहा था और उसके लगभग सभी आंतरिक अंग मर चुके थे। उस पूर्व मछली लड़की ने एक 6 साल के बच्चे को गोद लिया। एक एक करके हांगकांग द्वीप के लोग युद्ध से प्राप्त माल को लेकर अपने मृतक रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देने के लिए वापस लौटे। अगले दिन अखबारों ने इस घटना की खूब रिपोर्टिंग की। 3 दिन की उथल पुथल के बाद हांगकांग के गवर्नर को आखिरकार मुख्य भूमि से सूचना मिली कि पूरे हांगकांग द्वीप को कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश से लोगों को निकाल देना चाहिए। उसके बाद से कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश से कोई भी व्यक्ति हांगकांग द्वीप पर नहीं देखा जा सका। शाओलिन भिक्षु एक सप्ताह बाद चले गए और उनके 200 मिलियन चिप्स 1 बिलियन नकदी में बदल गए। जब वे चले गए तो मठाधीश ने सारा धन हांगकांग द्वीप के सताए गए लोगों की मदद के लिए छोड़ दिया। पेई वेइटे ने भी उन लोगों की मदद करने के लिए 50 मिलियन हांगकांग डॉलर छोड़ दिए जिनकी वह मदद कर सकते थे। जहां तक लियू जियांगताओ का सवाल है, हालांकि उन्होंने 1 से 50 के अंतर के साथ अपेक्षाकृत पहले ही दांव लगा दिया था, लेकिन दांव बहुत छोटा था, केवल $1 और 20 सेंट मिलियन, और अंत में वे केवल $60 मिलियन ही प्राप्त कर पाए। कुल मिलाकर ये राशि 910 मिलियन हांगकांग डॉलर है। हालांकि यह बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन औसत निकालने पर यह ज्यादा नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि मेई लिंग, जिसे मूल रूप से हान द्वीप में एक अंदरूनी एजेंट के रूप में घुसपैठ करना था, ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए 910 मिलियन का उपयोग करना शुरू कर दिया। पिछले 11 महीनों से लियू जियांगताओ होटल में अपना गुस्सा शांत कर रहा है। जब भी उसे समय मिलता है, वह पेई वेइटे की देखरेख में निशानेबाजी का अभ्यास करता है। आखिर वह असली दुनिया का ही एक इंसान है। अगर वह दुश्मनी से भरे शरीर के साथ असली दुनिया में लौटता तो शायद उस दुश्मनी के प्रभाव में आकर एक हत्यारा पागल बन जाता। यद्यपि उसके पास एक भी पैसा नहीं था, फिर भी लियू जियांगताओ को पहले से कहीं अधिक सहजता महसूस हुई। पूरे हांगकांग द्वीप में कोई भी उनसे भोजन या परिवहन के लिए शुल्क नहीं लेता था। खिड़की के पास खड़े होकर लियू जियांगताओ ने हांगकांग द्वीप को देखा, जो बदलने लगा था, और धीरे से आह भरी। यद्यपि उनका प्रारंभिक लक्ष्य स्वार्थी था, कोरियाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का निमंत्रण प्राप्त करना, फिर भी उन्होंने पूरे हांगकांग द्वीप का सम्मान अर्जित किया। सिस्टम ने एक विशेष अधिसूचना भी जारी की। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने इस ग्रह के सभी जीवों का सम्मान सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। पुरस्कार स्वरूप आपको एक स्वर्ण स्तरीय लॉटरी व्हील और एक सुरक्षा आदेश प्रदान किया जाता है। गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील स्वतः स्पष्ट है, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आयरन लेवल लॉटरी व्हील के समान ही है। इसमें केवल पुरस्कार जीतने की बात है, केवल पुरस्कार बेहतर होते हैं। संरक्षण आदेश काफी नया था और ये लियू जियांगताओ का सबसे अप्रत्याशित लाभ था। सुरक्षा आदेश वास्तविक दुनिया की प्रणालियों के साथ लेन देन करते समय इस दुनिया के होस्ट और सूचना को अन्य वास्तविक दुनिया की संस्थाओं द्वारा खोजे जाने से बचाएं। नोट 1, सुरक्षा आदेश एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है जो 48 घंटे तक चलती है तथा उपयोग के बाद गायब हो जाएगी। नोट 2, संरक्षण वारंट पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, अन्वेषण वारंट और इसी तरह की वस्तुएं उनके प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये देखकर लियू जियांगताओ को पसीना आ गया। अरे, लगता है मेरी शुरुआती चिंताएं सच थी। असल दुनिया की दूसरी प्रणालियों में भी पृथ्वी के बारे में जानकारी पता लगाने के तरीके मौजूद हैं। यदि मैंने उस समय लेन देन टोकन का उपयोग जल्दबाजी में किया होता और किसी दुष्ट सत्ता का सामना किया होता तो पृथ्वी खतरे में पड़ जाती। पृथ्वी अभी भी बहुत युवा है। जैसे ही लियू जियांगताओ गहन विचार में डूबे थे, कमरे का दरवाजा खुला और पेई वेइटे और ली एक साथ अंदर चले आए। लियू जियांगताओ की हालत देखकर ली एक पल के लिए अचंभित रह गए, फिर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो लियू, आपने सफलतापूर्वक पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। दरअसल पिछले महीने जब लियू जियांगताओ ने अपने दिल का गुस्सा पूरी तरह से निकाल दिया तो उन्हें लगा कि उनकी मार्शल आर्ट की कलाएं और भी निखर गई हैं। कई चालें जिनके बारे में वह पहले सिर्फ सोच पाते थे, लेकिन जिनका इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाते थे, अब अपनी मर्जी से कर सकते थे। ली, आपको भी पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बधाई। ऐसा कहने के बाद लियू जियांगताओ ने पेई वेइटे और ली को बैठने का इशारा किया। लियू जियांगताओ को उनकी यात्रा का उद्देश्य पता था। वे चाहते थे कि वह मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए ली के साथ हान के द्वीप पर जाए। मूल कहानी की तरह ही पेई वेइटे ने हान की स्थिति को प्रस्तुत किया, अंतर केवल माइलिंग का था। मूल कहानी में मेई लिंग एक अंदरूनी सूत्र के रूप में समय से पहले हान द्वीप में प्रवेश कर गई थी और अंत तक सफलतापूर्वक बची रही। हालांकि अब लियू जियांगताओ के प्रकट होने के कारण मेई लिंग ने चैरिटी फंड का प्रबंधन करने के लिए इस्तीफा दे दिया, जबकि पेई वेइटे द्वारा भेजे गए अंडरकवर एजेंट को मेई लिंग जैसा सौभाग्य नहीं मिला और उसे उसी दिन खोजकर मार दिया गया। इसलिए मूल कहानी की तुलना में ली का काम ज्यादा कठिन है। उसे न सिर्फ हान के द्वीप में घुसना है, बल्कि हान के बारे में जानकारी भी जुटानी है और उसके अपराधों के सबूत भी ढूंढने हैं। हालांकि एकमात्र अच्छी खबर यह है कि लियू जियांगताओ दक्षिण कोरिया के द्वीप पर जाने के लिए बहुत इच्छुक है। क्योंकि वह कथानक से परिचित थे, इसलिए लियू जियांगताओ की भूमिका मूल कहानी में माइलिंग की तुलना में अधिक मजबूत थी। पेई वेइटे को अलविदा कहने के बाद लियू जियांगताओ और ली एक छोटी नाव पर सवार होकर समुद्र में बह गए। रास्ते में जिस किसी ने भी लियू जियांगताओ को देखा, उसने अपना काम रोक दिया और उनका अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। लियू जियांगताओ ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। ये दृश्य देखकर ली ने भावुक होकर कहा, आपके साधना स्तर तक पहुंचना ही हम मार्शल कलाकारों का लक्ष्य माना जाना चाहिए। एक मार्शल कलाकार का लक्ष्य। लियू जियांगताओ ने एक क्षण सोचा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शाओलिन छोड़ने से पहले मैंने मठाधीश से पूछा, बुद्ध क्या है? बोलते हुए लियू जियांगताओ बैठ गए और आगे बोले, मठाधीश ने मुझे बताया कि बुद्ध सभी संवेदनशील प्राणी हैं, बुद्ध शून्यता है, बुद्ध बुद्ध है। ली ने एक पल के लिए सोचा, फिर लियू जियांगताओ की ओर देखा, लियू जियांगताओ के आगे बोलने की प्रतीक्षा में। पहले तो मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मठाधीश का मतलब 3 अवस्थाओं से है, पहाड़ को पहाड़ के रूप में देखना, पहाड़ को पहाड़ न समझना और पहाड़ को पहाड़ के रूप में देखना। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उस कहावत की नई समझ मिल गई है। बुद्ध सत्व है। इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध को सत्वों से अलग नहीं किया जा सकता।
केवल सत्वों के दुख को जानकर, सत्वों की इच्छाओं को जानकर और फिर उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करके ही कोई बुद्ध हो सकता है। बुद्ध शून्यता है जो मुझे बताता है कि बुद्ध एक साधारण व्यक्ति मात्र है और कई बार वे शक्तिहीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अब हांगकांग द्वीप। हालांकि हम सभी आशा करते हैं कि हांगकांग द्वीप उतना ही सुंदर बन जाए जितना हम कल्पना करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। बुद्ध तो बुद्ध हैं, हमें बता रहे हैं कि बुद्ध तो बस एक उपाधि है और हमें इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप बुद्ध हो सकते हैं, मैं बुद्ध हो सकता हूं और बुद्ध बुद्ध हो सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में प्रेम है और हम दयालुता से कार्य करते हैं, तब तक इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम बुद्ध हैं या नहीं। ये कहने के बाद लियू जियांगताओ ने धीरे से हंसी। क्या ये दिखावा नहीं है? ली, जो लियू जियांगताओ के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए थे, जब उन्होंने अंतिम वाक्य सुना तो उनकी सांस लगभग रुक गई। अभी भी पर्याप्त दिखावा नहीं। बिल्कुल, लेकिन इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? इन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप बुद्ध हैं या नहीं? जब तक आप हैं, आप उनके बुद्ध हैं। माथा। लियू जियांगताओ ने हैरानी से ली की तरफ देखा। मूल कहानी की तुलना में ली काफी बदल गया था। मुझे ऐसे मत देखो, हमारा शाओलिन मंदिर उस घटना में शामिल था। मैंने कराटे क्लब के अध्यक्ष के छोटे भाई कावामोतो तारो को पीटा था। अगर मुझे कावामोतो तारो को उकसाने के लिए उसकी जरूरत न होती तो मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। ठीक है, ये वही ली है जो मुझे याद है। वैसे ली, मेरे पास हान द्वीप के बारे में तुम्हें बताने के लिए कुछ जानकारी है। हाँ, ली ने आश्चर्य से लियू जियांगताओ की ओर देखा। वह जानता था कि लियू जियांगताओ का पिछले 11 महीनों में बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं था। उसे हान द्वीप के बारे में कैसे पता चला? पेई वेई को हान द्वीप के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। इसलिए लियू जियांगताओ ने निश्चित रूप से इसे हांगकांग द्वीप पुलिस स्टेशन से प्राप्त नहीं किया था। अगर मैं कहूं कि मैं बुद्ध का दूत हूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? हल्की हंसी के साथ लियू जियांगताओ ने एक बार फिर अपना बौद्ध छड़ी पहन लिया। माथा। ली एक बार फिर दंग रह गई। क्या ये व्यक्ति थेरवाद बौद्ध अनुयायी नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि किसी दूत के लिए बुद्ध का वेश धारण करना निषिद्ध है? अगले ही पल लियू जियांगताओ ने धीरे से पानी में हाथ डाला और मछली पकड़ने के जाल का एक फटा हुआ टुकड़ा बाहर निकाला और धीरे से कहा, ली, ध्यान से देखो। जैसे ही उन्होंने बात की, लियू जियांगताओ ने चुपचाप कहा, रिसाइकल। अगले ही पल ली की निगाह के नीचे लियू जियांगताओ के हाथ में मछली पकड़ने का जाल तुरंत गायब हो गया। ली अचानक उठ खड़ा हुआ, अविश्वास से लियू जियांगताओ को घूर रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसके पास शब्द नहीं थे। दूसरी ओर लियू जियांगताओ को दिखावा करने की लत थी। वास्तव में मुझे केवल बुद्ध का दूत ही माना जा सकता है। मैं यहाँ 3 कारणों से आया हूँ। पहला, इन लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए। दूसरा, अपनी साधना में अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए। और तीसरा, हान द्वीप की समस्या का समाधान करने के लिए। हाँ, ली फिर से अचंभित रह गया। यदि यह पहले 2 बातें होती तो वह समझ सकता था, गरीबों को कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करना आसान है। अपनी आध्यात्मिक साधना में शंकाओं का समाधान करने के लिए इस बात को समझना कठिन नहीं है। अनेक प्रबुद्ध साधु सांसारिक आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहते हैं। लेकिन ये द्वीप आखिर है क्या जो हान की समस्या का समाधान करने वाला है? व्यापक ली को देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक बार फिर कथानक को बिगाड़ दिया। हान द्वीप मार्शल आर्ट के लिए एक पवित्र स्थान है जहां कई लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू जियांगताओ ने बड़े जहाज को करीब आते देखा और सीधे मुद्दे पर आ गया। हान के द्वीप पर कई सांस्कृतिक अवशेष हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं जब चाहूं इन्हें ले जा सकता हूं। इस बार यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य हान के दूध पाउडर के उत्पादन से निपटना है। स्वच्छ इंटरनेट अभियान तो बस एक व्यंजना है। आपको पता होना चाहिए कि यह कितना हानिकारक है। इस बार मेरा उद्देश्य उन्हें नष्ट करना है। बोलते समय लियू जियांगताओ ने एक सड़ती हुई मछली उठाई और गंभीरता से कहा, इस मछली की तरह इसका अस्तित्व भले ही पूरे महासागर के लिए मायने न रखता हो, लेकिन इसका आसपास के पर्यावरण पर असर जरूर पड़ता है। इसकी बदबू हमें और आसपास के समुद्री पानी को प्रभावित करती है, ठीक हान के दूध पाउडर की तरह। मैं इन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने बात की, लियू जियांगताओ ने चुपचाप दोहराया, रिसाइकल। लियू जियांगताओ के हाथ में मौजूद मछली अगले ही पल गायब हो गई। हालांकि मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूं, लेकिन उनका असर उस मछली की दुर्गंध जैसा है जो पहले आई थी। भले ही वे खुद गायब हो जाएं, लेकिन आसपास के इलाके पर उनका असर बना रहेगा। फिर तो मुझे उससे निपटने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। बोलते समय लियू जियांगताओ ने समुद्री पानी में अपने हाथ धोए। तुम जा रहे हो। कोई भी कम बुद्धिमान व्यक्ति भी बता सकता था कि लियू जियांगताओ उसे उसके अंतिम मामलों के बारे में निर्देश दे रहा था, या यूं कहें कि उसके जाने के बाद वह क्या करेगा। दूसरी ओर लियू काफी बुद्धिमान था। अध्याय 52 पुनर्चक्रण भाग 1। मैं यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए रहूंगा और वह साल लगभग खत्म होने वाला है। हान समस्या सुलझते ही मैं चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर नजर रखें कि उन 900 मिलियन हांगकांग डॉलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अपने हाथ सुखाने के बाद लियू जियांगताओ ने आगे कहा, मैंने माइलिंग और श्री पेई वेट को लिखित में सूचित कर दिया है। आपके लौटने पर आप औपचारिक रूप से निधि के उस हिस्से की देखरेख कर पाएंगे। शांत लियू जियांगताओ को देखते हुए ली ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जल्द ही लियू जियांगताओ और ली बड़े जहाज पर सवार हो गए और 7 अन्य लोगों के साथ हान के छोटे द्वीप की ओर चल पड़े। शायद लियू जियांगताओ की भागीदारी के कारण ही, लेकिन दुनिया धीरे धीरे हांगकांग के लोगों का सम्मान करने लगी। नतीजतन मूल कहानी में जहाज पर जो संघर्ष हुआ था वह फिर कभी नहीं हुआ और यात्रा शांतिपूर्वक आगे बढ़ी। बेशक ये सिर्फ लियू जियांगताओ की भावना थी। बाकी लोग समय समय पर लियू जियांगताओ की ओर देखते रहते, उनके दिलों में उथल पुथल मची रहती। अगर लियू जियांगताओ मन पढ़ सकते तो वे निश्चित रूप से इन लोगों की शिकायतें सुनते। हे भगवान, यह विकृत व्यक्ति भी इसमें कैसे भाग ले रहा है। हे भगवान, इस बार तो कोई मजा नहीं है। वह सन की लियू जियांगताओ भी यहाँ है। ये खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस जाकर अपना कर्ज चुकाने के लिए बड़ी रकम जुटा पाऊंगा या नहीं। इस शांत वातावरण में बड़ा जहाज अंततः हान के छोटे द्वीप पर पहुंच गया। दूर से लियू जियांगताओ ने द्वीप के बंदरगाह पर एक सफेद पोशाक में खड़ी एक महिला को देखा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि हान की महिला सचिव सुश्री तानिया थी।
दूसरे शब्दों में हान अन्य मार्शल कलाकारों की महिलाओं की भर्ती कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह तानिया था, एक वेश्यालय का मालिक जो 3 प्रकार की एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान करता था। लियू जियांगताओ, जिन्होंने मूल कथानक का अनुसरण करने का प्रयास किया, ने कोई परेशानी पैदा नहीं की, जबकि लियू जियांगताओ के आसन प्रस्थान के कारण ली कुछ हद तक निराश थे। उन्होंने सचमुच कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें कभी चुनौती दी थी, वह बुद्ध का दूत होगा। ये दुनिया बहुत हास्यास्पद है। दोपहर में सभी को कमरे आवंटित कर दिए गए। लियू जियांगताओ की, खैर आप जानते ही हैं, प्रतिष्ठा के कारण उनका कमरा सबसे अच्छा था, कमरा नंबर 1। दूसरी ओर ली को उनकी अपेक्षाकृत अज्ञात प्रतिष्ठा के कारण आखिरी कमरा नंबर 9 दिया गया। एक उबाऊ पार्टी के बाद लियू जियांगताओ अपने कमरे में नहाने के लिए लौटा, तभी तानिया 20 से अधिक जवान दिखने वाली लड़कियों के साथ आ पहुंची। ये देखकर लियू जियांगताओ को पता था कि सेक्स दृश्य आने वाला था। इन सभी महिलाओं को हान ने गुप्त तरीकों से हासिल किया था। जो लड़कियां आज्ञा नहीं मानती थी, उन्हें परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ये लड़कियां ज्यादा आज्ञाकारी थीं। बेशक ऐसा लगता था कि उनका अंतिम भाग्य पहले से ही तय हो चुका था और वे परीक्षण विषय बनने से बच नहीं सकते थे। तानिया और फिर उन 20-30 लड़कियों की ओर देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक बेबस कड़वी मुस्कान दी। वह कोई संत नहीं था, उसकी भी अपनी इच्छाएं थीं, इस झूठे लोक से पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना और फिर उन्हें अपनी जान के बदले में देना। जहां तक इन महिलाओं का सवाल है, उन्हें हान का मामला सुलझने के बाद ही मुआवजा दिया जा सकता है। यद्यपि बहाना उचित लग रहा था, फिर भी लियू जियांगताओ को थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि हम कथानक का अनुसरण किए बिना अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का पुनर्चक्रण कर सकें? श्री लियू, कृपया अपनी पसंद का कुछ चुनिए, तानिया ने शालीनता से कहा। वास्तव में इस समय तानिया एक मैडम की तरह नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित कुलीन महिला की तरह दिख रही थी। अगर मैं नहीं चुनूंगा तो क्या होगा? नहीं चुनना। तानिया हैरान रह गई। उसने कई टूर्नामेंट देखे थे और कई मार्शल आर्टिस्ट देखे थे, लेकिन उसने ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा था जिसने कोई फैसला न किया हो। बहुत कम पुरुष, विशेषकर वे जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, कामुक नहीं होते। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जिससे वे अधिक कामुक हो जाते हैं। हालांकि चूंकि लियू जियांगताओ ने पूछा था, इसलिए तानिया जवाब देने से इनकार नहीं कर सकी। ये मिस्टर हान ने आप सभी के लिए खास तौर पर तैयार की है। अगर मिस्टर लियू इन्हें नहीं चुनते तो कोई बात नहीं, बेशक बाकी लड़कियों का इंतजाम किसी और तरीके से किया जाएगा। यद्यपि तानिया ने सहजता से बात की, लेकिन वह जो कथानक को अच्छी तरह से जानता था, ये कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि व्यवस्था क्या होगी। वे दवा परीक्षणों के लिए प्रयुक्त परीक्षण विषयों से अधिक कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा है। लियू जियांगताओ खड़े हुए तानिया के पास गए और धीरे से कहा, पहले उन्हें दूसरे कमरों में ले जाओ। अगर कोई नहीं बचा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बचा हो तो सबको वहां ले आओ। ओह, तानिया की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन चूंकि लियू जियांगताओ बोल चुके थे, इसलिए वह कुछ और नहीं बोली और अपने लोगों के साथ जाने के लिए मुड़ गई। 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा फिर से खोला गया, लेकिन इस बार केवल एक महिला ही अंदर आई। तानिया, ये सही है, ये हान की सचिव है तानिया। लियू जियांगताओ ने सोचा था कि शायद कोई नहीं आएगा, और उसने ये भी सोचा था कि 1 दर्जन या उससे अधिक महिलाएं आएंगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंत में कोई आएगा और वह तानिया होगी। क्या उसे रूपर्ट ने नहीं चुना था? ध्यान से सोचने पर यह सच है कि रूपर्ट ने तानिया को चुना, और तानिया ने तो यहां तक कहा कि रूपर्ट ने सबसे अच्छा चुनाव किया। क्या कथानक बदल गया है? लियू जियांगताओ के आश्चर्य को देखकर तानिया थोड़ा मुस्कुराई और बोली, 2 लोगों ने पहले मुझे चुना था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अगले कुछ दिन श्री लियू के साथ बिताना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने किसी और को चुन लिया। हाँ, क्या ये संभव है? नहीं, 2 लोग तानिया को कैसे चुन सकते थे? क्या सिर्फ रूपर्ट ही नहीं था? और किसका स्वाद इतना अच्छा है? दूसरा कौन है? हाँ, यहाँ तक कि तानिया, जो बहुत ज्ञानी है, भी थोड़ी उलझन में थी। मैंने पहले ही कहा कि 2 लोग हैं, दूसरे से आपका क्या मतलब है? पहला रूपर्ट है ना? मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा कौन है? लियू जियांगताओ की बातें सुनकर तानिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, श्री लियू, आप इतने सक्षम हैं, आपको कैसे पता चला कि लूबो मुझे चुनेंगे? आप कैसे जानते हो? क्या मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो बस एक फिल्म का किरदार हो। आज रात सिर्फ रूपर्ट ने तुम्हें चुना है और तुम जल्द ही मरने वाले हो। क्या आप अच्छी बातें कर सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि गणना भी कर सकते हैं? यदि आप भविष्य की भविष्यवाणी करने में इतने अच्छे हैं, तो आप ये कैसे नहीं जान सकते कि अगला कौन है? नहीं, अगला वाला। कथानक को ध्यानपूर्वक याद करने के बाद बाकी सभी लोग उस लड़की को चुनते जिसके साथ तानिया थी, लेकिन 2 लोगों ने ऐसा नहीं किया, एक था रूपर्ट और दूसरा था ली। हे भगवान, क्या ये ली हो सकता है? इसके बारे में सोचने के बाद ये वास्तव में संभव है। कुछ क्षण विचार करने के बाद लियू जियांगताओ ने धीरे से कहा, दूसरा, क्या ये ली हो सकता है? वाह, ये तो कमाल है। उसने फिर सही अनुमान लगाया। मिस्टर लियू जरूर कोई भगवान होंगे जो भविष्य बताने में सक्षम है। मैं प्रहार करूंगा, ये वास्तव में सच है। अंत में उसने कोई दूसरी लड़की चुन ली। जाहिर है, मैंने आखिरी 3 उसके लिए बचा रखे हैं। हे। मिस्टर लियू, देखो कितनी देर हो गई है, क्या तानिया आपको आराम करने में मदद कर सकती है? ... दुनिया वास्तव में एक खूबसूरत जगह है। उस रात, जैसा कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया होगा, हाँ, लियू जियांगताओ ने अंततः अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उसे एक महिला ने पैरों तले कुचल दिया। अगले दिन हान के अविश्वास के लिए तानिया ने लंगड़ाते हुए और पीले चेहरे के साथ उसे नवीनतम घटनाओं की सूचना दी, एक ही वाक्य में समाप्त करते हुए कि उस रात लियू जियांगताओ के साथ क्या हुआ था। तानिया को आखिरकार समझ आ गया कि एक ऐसा आदमी जो अपना सिर ऊंचा रख सकता है, कैसा दिखता है। वह बिना हिले डुले वहीं लेटी रही, मुझे पूरी रात अपनी पीठ पर पैर रखने दिया। मिस्टर लियू के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि बिस्तर में एक बड़ा सा छेद हो गया है। ये सुनकर हान पूरी तरह से दंग रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पहले ही पता चल गया है। हालांकि लियू जियांगताओ 1 महीने तक शाओलिन मंदिर में रहे, लेकिन उन्होंने थाईलैंड के थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन किया और यौन गतिविधियों से परहेज नहीं किया। उसके लिए महिलाओं को नापसंद करना असंभव है, क्योंकि बिस्तर में एक बड़ा छेद है, ये कारण सही नहीं है। इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि वह प्रतिबंध नहीं तोड़ सकता। तो ये लियू जियांगताओ थोड़ा समस्याग्रस्त है।
तय समय पर अखाड़े में पहुंचकर लियू जियांगताओ ने अखाड़े को घेरे हुए मार्शल कलाकारों को देखा। उनकी संख्या कम से कम कई दर्जन थी। ऐसा लग रहा था कि हान ने सालों से काफी गुंडे पाल रखे थे। लेकिन चारों ओर देखने के बाद लियू जियांगताओ को अंततः एक समस्या का एहसास हुआ, ली कहीं नहीं मिला। तभी सफेद ताइक्वांडो वर्दी पहने एक गुंडा दौड़ता हुआ आया और हान के कान में कुछ फुसफुसाया। हान, जो पहले मुस्कुरा रहा था, खबर सुनते ही तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। ये देखकर भले ही लियू जियांगताओ मूर्ख था, वह अनुमान लगा सकता था कि ली कल रात हान के गुप्त कारखाने में गया था और अभी तक उसे नहीं पाया था। निश्चित रूप से अगले ही पल हान खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मुझे विश्वास है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप में से कुछ लोग मेरे द्वीप पर परेशानी खड़ी करेंगे। हालांकि मैं मार्शल आर्ट के अभ्यासियों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा जो नियम तोड़ते हैं। उन पर कार्रवाई करो। जल्द ही कई लोगों ने ली को बड़ा किया। उसके साथ 3 औरतें भी बड़ी हुई। ली के हल्के नीले चेहरे को देखकर लियू जियांगताओ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ली सचमुच पकड़ा गया। ये तो समझ में नहीं आता। कल रात इन 3 महिलाओं ने ली को नियम तोड़ने में मदद की। आप क्या सुझाव देंगे कि हम क्या करें? हान के शब्द जानलेवा इरादे से भरे थे। उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। खैर, ऐसा लगता है कि कोरियाई लोगों द्वारा पाले गए इन मार्शल कलाकारों का ब्रेन वॉश किया गया है। जैसे ही गुंडे चिल्ला रहे थे, ली ने लियू जियांगताओ को हल्के से सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लियू जियांगताओ ने पेई वेइटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान पहले भी देखी थी। उस समय पेई वेइटे ने 13 मार्शल आर्ट स्कूलों के 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और फिर प्रतियोगिता के मैदान में एक कामयाब साजिश की ऐसी मुस्कान पेश की थी। खांसी ये जीत के आत्मविश्वास की मुस्कान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ली ने पहले ही खुफिया जानकारी भेज दी हो? निश्चित रूप से अगले ही पल ली बोला, हान, तुम्हारी योजना का पर्दाफाश हो गया है। बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। असीम रूप से गुणी और धार्मिक ली को देखकर लियू जियांगताओ को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ली वास्तव में ऐसा ही कुछ कहेंगे। हालांकि अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई हैं, तो लियू जियांगताओ अब इसे नहीं छिपाएंगे। उन्होंने तानिया की ओर सिर हिलाया, जो हान के बगल में खड़ी थी, फिर आगे बढ़े और ली के बगल में खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, हान, आप रुक जाओ, वरना आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। हाँ, हान ने ली की ओर देखा, फिर लियू जियांगताओ की ओर और खुद को रोक न सका और जोर से हंस पड़ा। हाँ, हास्यास्पद, सचमुच हास्यास्पद। क्या तुम सब भूल गए हो कि तुम कहाँ हो? तानिया को जाते देख लियू जियांगताओ ने भावशून्यता से कहा, यह तुम्हारा द्वीप है, वह प्रसंस्करण संयंत्र जो दूषित दूध पाउडर बनाता है। हांगकांग पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी और तुम बच नहीं पाओगे। अध्याय 53 द्वीप पर पुनः कब्जा भाग 2। क्या वहां उपस्थित सभी लोग, विशेषकर अन्य 7 मार्शल कलाकार जो उसके साथ द्वीप पर आए थे, अविश्वास से हान को देखने लगे और फिर अपने आसपास के लोगों की ओर देखने लगे। जल्द ही बाकी 7 मार्शल कलाकार 2 समूहों में बंट गए। ल्यू बो और विलियम्स लियू जियांगताओ और ली के बगल में खड़े होकर आसपास की भीड़ को सावधानी से देख रहे थे, जबकि बाकी मार्शल कलाकार कुछ कदम पीछे हटकर हान के गुंडों के पास खड़े होकर लियू जियांगताओ और उसके साथियों को घूर रहे थे। सबकी प्रतिक्रिया देखकर हान खुद को हंसने से नहीं रोक सका। देखा, ये क्या है? जब आपको अच्छा करने का अधिकार है तो कई मददगारों का यही मतलब होता है। तो क्या हुआ अगर मैं जहरीला दूध पाउडर बनाती हूँ? जब तक मेरे पास पैसा है, मैं बेफिक्र जिंदगी जी सकती हूँ। हांगकांग पुलिस स्टेशन। वाह, वो मेरा क्या कर सकते हैं? ये कहते हुए हान 2 कदम पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, जाओ, उन्हें मार डालो, मार डालो। फिल्मों के दृश्यों के विपरीत, जहां लोगों को एक एक करके पीटा जाता है, वास्तव में लगभग 100 लोग एक साथ आगे बढ़े। ये देखकर भले ही लियू जियांगताओ मानसिक रूप से तैयार थे, वह अपने होठों को हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। अरे बाप रे, फिल्म में जब तुम ली से लड़े थे तो असल में एक के बाद एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ही लड़े थे, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम सब मेरे खिलाफ गुट बना रहे हो। खुद से बुदबुदाते हुए लियू जियांगताओ ने आगे बढ़कर ली को बांधने वाली रस्सी पकड़ ली, फिर अचानक जोर से खींच दिया। थप्पड़। रस्सी, जो एक बच्चे की बांह जितनी मोटी थी, तुरंत टूट गई। जैसे ही रस्सी टूटी, लियू जियांगताओ ने ली की जानलेवा आभा को नाटकीय रूप से उभरता हुआ साफ महसूस किया। अगले ही पल ली एक फुसफुसाहट के साथ बाहर निकल गया। आह, एक विशिष्ट चीख के साथ एक आकृति पीछे की ओर उड़ी और हमलावर गुंडों को दूर धकेल दिया। क्रोधित ली द्वारा लात मारकर भगाए गए चेहरे पर निशान वाले ठग को देखकर लियू जियांगताओ को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि पूरी फिल्म में ली ने व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों की हत्या की। एक हान था और दूसरा वह हत्यारा था जिसने सिस्टर ली को मारा था, हान का अंगरक्षक एओ जियादा। यह अफसोस की बात है कि हमने इस आदमी पर पहले ध्यान नहीं दिया। अब जब हमने ध्यान दिया है तो ली ने उसे लात मारकर मार डाला है। एडा। ली की हरकतों का अनुसरण करते हुए लियू जियांगताओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उस गुंडे को लात मारी जो उसके सामने दौड़ा। टकराना। यूएन बियाओ द्वारा अभिनीत गुंडे जो लियू जियांगताओ पर सीधा हमला कर रहा था, को लियू जियांगताओ ने लात मारकर दूर फेंक दिया। हालांकि यूएन बियाओ का गुंडा बदकिस्मत था, वह सबके सिर के ऊपर से लगभग 10 मीटर उड़कर जमीन पर जोरदार टक्कर मारने से पहले सीधा उड़ गया। जो गुंडे लियू जियांगताओ की ओर भाग रहे थे, वे तुरंत रुक गए और धीरे धीरे पीछे हट गए। लियू जियांगताओ ने धीरे से मुड़कर उन गुंडों की ओर देखा जो रुक गए थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि आगे बढ़े या नहीं। लियू जियांगताओ की नजर में आने वाला हर गुंडा सहज रूप से पीछे हट जाता था। अरे बाप रे, क्या ये इंसान भी है? इतने बलवान गुंडे को 10 मीटर दूर धकेल दिया गया। यह एक इंसान है, मुर्गी नहीं, और निश्चित रूप से बत्तख भी नहीं। हान, जिसे पहले ही कृत्रिम हाथ लगाया जा चुका था, भी उस स्थान पर अचंभित रह गया। उसने लियू जियांगताओ की ओर देखा, फिर 10 मीटर दूर खड़े ठग की ओर, जिसका भाग्य अज्ञात था, और अंत में अपने कृत्रिम हाथ की ओर। अरे, मैं इससे कैसे लड़ूं? मैंने तो बस नकली हाथ लगाया और आपने 10 मीटर दूर किसी को लात मार दी। तुम बिल्कुल धोखा दे रहे हो। लेकिन हान तो आखिरकार हान है, वह ऐसे कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? लड़ो, मार डालो। उन चारों में से किसी एक को मारने के लिए मैं तुम्हें 10 लाख हांगकांग डॉलर दूंगा। 1 मिलियन हांगकांग डॉलर, भले ही वह 10 मिलियन हांगकांग डॉलर ही क्यों न हो। अगर मैं मर जाऊं तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? कुछ चतुर लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन उनसे भी अधिक चतुर लोगों के एक समूह ने लियू जियांगताओ के पीछे के 3 लोगों को देखा। मैं इस संकी को नहीं हरा सकता जिसने 10 मीटर दूर किसी को लात मारी, लेकिन निश्चित रूप से मैं उसके पीछे के 3 लोगों को मार सकता हूँ।
जैसा कि कहावत है, उदार इनाम निश्चित रूप से बहादुर लोगों को जन्म देता है। जल्द ही पहला ठग आगे बढ़ा और पहले के साथ दूसरा भी आया और फिर कई और। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, तानिया की आवाज गूंजी, जल्दी करो, ये बस आगे ही है, हान लगभग मर चुका है। गुंडों का वह समूह जो लियू जियांगताओ के पीछे 3 लोगों को मारने के लिए दौड़ा ही था, फिर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि तानिया काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दौड़ी आ रही थी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वे परीक्षण विषय हैं जिन्हें मेई लिंग ने मूल कहानी में जारी किया और द्वीप पर लाया। तानिया को देखकर हान इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने दांत पीसना चाहता था। अरे, उसने सोचा था कि कोई भी उसे धोखा दे सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सचिव तानिया उसे धोखा देगी। यह एक हस्की के लिए बहुत भयानक बात है। तानिया, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हान दहाड़ा और तानिया की ओर बढ़ा। हान तेज था, लेकिन कोई और उससे भी तेज था। जैसे ही हान आगे बढ़ा, लियू जियांगताओ तेजी से आगे बढ़ा और बलपूर्वक उसे गुंडों के समूह से बाहर धकेल दिया। हाँ, वह बेपरवाही से भीड़ में घुस गया और लियू जियांगताओ का रास्ता रोक रहे 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों को गिरा दिया। ये दृश्य किसी बड़े हादसे जैसा था। टकराना। हान, जो अभी अभी तानिया की तरफ दौड़ा था और तानिया को काटने के लिए अपना कृत्रिम पैर उठा रहा था, उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही लियू जियांगताओ ने लात मारकर दूर कर दिया। तानिया ने हल्के से मुस्कुराकर लियू जियांगताओ की ओर देखा, जो अचानक उसके सामने आ गया था। महामहिम, तानिया ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उन सभी को रिहा कर दिया है। हाँ, जब तक गुंडे अभी भी बेहोश थे, तानिया द्वारा रिहा किए गए लोग उनके साथ जरा भी विनम्र नहीं होने वाले थे। इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किए जाने के बाद एक मिट्टी का आदमी भी थोड़ा बहुत गुस्सा तो कर ही सकता है, इन जिंदा सांस लेते इंसानों की तो बात ही छोड़िए। जल्द ही दोनों गुटों में घमासान छिड़ गया। एक तरफ हान के प्रशिक्षित गुंडे थे, दूसरी तरफ रूपर्ट और विलियम्स के नेतृत्व में क्रुद्ध पीड़ित थे। कुछ समय के लिए दोनों समूह एक भयंकर और बराबरी की लड़ाई में उलझे रहे। जब मैंने हान की ओर फिर से देखा तो वह पहले ही मुड़कर भाग चुका था। हान को भागते देख ली मुड़ा और उसका पीछा किया। ये देखकर लियू जियांगताओ ने अपने पास खड़ी तानिया से कहा, चलो प्रसंस्करण संयंत्र में चलते हैं, अब काम शुरू करने का समय है। जी हाँ महामहिम, तानिया आपको तुरंत वहां ले जाएगी। हाँ, तानिया ने आज सुबह हान को रिपोर्ट करते हुए झूठ बोला था। उसने तो उन्हें पहले ही धोखा दे दिया था। दरअसल बात बहुत आसान है। कल रात हालांकि लियू जियांगताओ ने कुंवारी होने की सदियों पुरानी समस्या को सुझाने का मौका लिया, लेकिन जब उसने सिस्टर बम के बारे में सोचा तो वह बेवजह संत बन गया। हालांकि तानिया के लगातार उलझाव का सामना करते हुए लियू जियांगताओ के पास अपने पुराने तरीकों पर लौटने और फिर से बौद्ध भिक्षु बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तानिया के सामने उसने कई वस्तुएं वापस ले ली और कहा कि अगर तानिया इसी तरह जिद्दी बनी रही तो 2 दिन में लाश बन जाएगी। यदि वह समझदार है तो वह न केवल जीवित रह सकती है बल्कि धन भी प्राप्त कर सकती है। मौत और धन के बीच चुनाव का सामना करते हुए तानिया ने बुद्धिमानी से हान को बेच दिया। फिर निम्नलिखित दृश्य सामने आया। लियू जियांगताओ ने तानिया को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आगे बढ़ सकती है और तानिया ने तुरंत मुड़कर उस व्यक्ति को छोड़ दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। यदि उसे यह पता न होता कि उसे शीघ्र ही वापस लौटना पड़ेगा और वह इस महिला को वापस नहीं ला पाएगा या उसे दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा, तो लियू जियांगताओ ने वास्तव में तानिया को अपना सचिव बनाए रखने का अवसर ले लिया होता। दुर्भाग्यवश चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। हालांकि लियू जियांगताओ का मूड जल्दी ही सुधर गया। डिंग डिंग, 20 किलोग्राम दूषित दूध पाउडर बरामद करने के लिए मेजबान को बधाई। आप 100 किलोग्राम का कार्य पूरा करने से 80 किलोग्राम दूर है। डिंग डिंग, 30 किलोग्राम दूषित दूध पाउडर बरामद करने के लिए मेजबान को बधाई। आप 100 किलोग्राम का काम पूरा करने से 50 किलोग्राम दूर है। डिंग डिंग, 50 किलोग्राम विषाक्त दूध पाउडर को पुनर्चक्रित करने के लिए मेजबान को बधाई तथा दूसरा अनिवार्य कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया, 100 किलोग्राम विषाक्त दूध पाउडर को पुनर्चक्रित करना। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 10 किलोग्राम दूषित दूध पाउडर मिला है जिसे 10,000 स्वर्ण सिक्कों में पुनर्चक्रित किया जा सकता है। क्या आप इसे पुनर्चक्रित करना चाहेंगे? ... तानिया की हैरान निगाहों के सामने लियू जियांगताओ ने हान के सभी तैयार उत्पादों को जल्दी से पुनर्चक्रित कर दिया, केवल कुछ दर्जन अर्ध तैयार उत्पाद ही छोड़ दिए। लियू जियांगताओ का मूल इरादा सब कुछ रिसाइकल करने का था, लेकिन ये देखते हुए कि हांगकांग पुलिस को सबूत की आवश्यकता थी, उन्होंने अर्ध तैयार उत्पादों को वहीं छोड़ दिया। फिर वहां टूटा हुआ गार्ड बूथ था। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको एक टूटी हुई सुरक्षा चौकी मिली है जिसे 5,000 स्वर्ण सिक्कों में पुनर्चक्रित किया जा सकता है। क्या आप इसे पुनर्चक्रित करना चाहेंगे? अगला सवाल दूषित दूध पाउडर बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का है। चूंकि ये अर्ध तैयार उत्पाद पहले से ही सबूत के तौर पर मौजूद है, इसलिए उपकरण रखे जाए या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिसाइकल। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने घटिया किस्म के दूषित दूध पाउडर उत्पादन लाइन के 3 सेट हासिल कर लिए हैं, जिन्हें 30,000 सोने के सिक्कों में रिसाइकल किया जा सकता है। क्या आप इन्हें रिसाइकल करना चाहेंगे? सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए लियू जियांगताओ के मन में केवल एक ही विचार आया, ठंडा। ये धातु के फ्रेम अच्छे लगते हैं, हालांकि ये काफी पुराने प्रतीत होते हैं। रिसाइकल। ये क्षतिग्रस्त चाकू, बंदूकें, डंडे, लाठियां, ननचुक और इसी तरह की अन्य चीजें देखने में बहुत भद्दी लगती हैं। रिसाइकल। ... जल्द ही कभी भव्य भूमिगत उत्पादन कार्यशाला केवल कुछ दर्जन अर्ध तैयार उत्पादों तक सिमट गई तथा केवल अपनी पूर्व महिमा को बरकरार रखा। भूमिगत कारखाने को देखते हुए, जो लगभग पूरी तरह खाली था, तानिया ने उत्साह से कहा, महामहिम, मुझे पता है कि हान का गोदाम कहाँ है। ये खजानों से भरा है। चलो जल्दी से जाकर उन्हें इकट्ठा करते हैं। तानिया को देखकर, जो खुद से भी अधिक उत्साहित थी, लियू जियांगताओ के होंठ अनायास ही फड़क उठे। अरे, औरतें सचमुच भयानक प्राणी हैं। या तो आप अपना सारा संतुलन खो देते हैं या फिर आप उन्हें पूरे दिल से धोखा देते हैं। जब लियू जियांगताओ हान के खजाने की तिजोरी पर पहुंचा तो ली अभी बाहर ही आ रहा था। लियू जियांगताओ और तानिया को देखकर और हान के खजाने की तिजोरी में मौजूद कीमती चीजों के बारे में तानिया की उत्साहपूर्ण बातचीत सुनकर ली अपने होंठ हिलाए बिना नहीं रह सका। बुद्ध के दूध के तरीके वाकई उसके जैसे आम लोगों की समझ से परे थे। तानिया ने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया था। फटे हुए खजाने को देखकर तानिया के होंठ फड़क उठे और वह लगभग रो पड़ी। ये वही खजाने थे जो उसने बुद्ध के दूध को अर्पित किए थे और अब वे लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लियू जियांगताओ के होंठ अनायास ही फड़क उठे।
उसे कितने सोने के सिक्के इकट्ठा करने होंगे। अगले ही पल सब कुछ रिसाइकल करें। ब्रश। विशाल खजाने में केवल 3 वस्तुएं ही बची थी। मेज के नीचे छिपा हुआ एक सुनहरा मुखौटा, कोने में एक सुनहरा राजदंड तथा एक चर्मपत्र स्क्रॉल जिस पर लिखी हुई बातें वह समझ नहीं पाया था। ये दोनों बहुत आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है। अंतरआयामी अंतरिक्ष में पहुंचकर 3 वस्तुओं को संग्रहित करने के बाद लियू जियांगताओ तानिया को अखाड़े में ले आया, जो अब हांगकांग पुलिस के नियंत्रण में था। अध्याय 54 वापसी और खोज। 3 दिन बाद लियू जियांगताओ, ली मेलिंग और तानिया हांगकांग आइलैंड होटल की छत पर खड़े थे। तानिया, अब जब तुमने अपनी पहचान बदलने का फैसला कर लिया है, तो आज से तुम्हारी नई शुरुआत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत को पूरी तरह से अलविदा कह सकोगी और माइलिंग चैरिटी फाउंडेशन का प्रबंधन करने में मदद कर सकोगी। बिल्कुल सही। हान द्वीप से लौटने के बाद लियू जियांगताओ ने दावा किया कि तानिया एक अंडरकवर एजेंट थी जिसे उसने हान द्वीप पर इस उम्मीद में भेजा था कि पेई वेई तानिया के लिए एक नई पहचान का इंतजाम कर देगा। हालांकि मुझे पता है कि लियू जियांगताओ बकवास कर रहे हैं, लेकिन पेई वेई कौन है? एक बूढ़ी लोमड़ी। तो बिना पूछे ही पेई वेटिंग ने सीधे तानिया को एक नई पहचान सौंप दी और हान के पूर्व सचिव को चैरिटी फाउंडेशन के प्रबंधकों में से एक में बदल दिया गया। चिंता मत कीजिए महामहिम, आपने मुझे जो अवसर दिया है मैं उसे संजोकर रखूंगा और एक नया जीवन शुरू करूंगा। अब से मैं इस कोष का अच्छी तरह से प्रबंधन करूंगा और इस धन का उपयोग हांगकांग के लाभ के लिए करूंगा। तानिया की आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। दरअसल वह कहना चाहती थी कि मुझे ले जाओ, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं कहा। मिस माइलिंग, मैं अब जा रहा हूँ। पिछले साल मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये सही है। पिछले 1 साल से मेलिंग ने मूल रूप से लियू जियांगताओ के दैनिक जीवन को व्यवस्थित किया है। ये कहना उचित होगा कि पिछले 1 साल में लियू जियांगताओ के जीवन कौशल मूलतः बेकार हो गए हैं। यह मेरा सम्मान है। अगर मुझे पता होता कि आप बुद्ध के दूत हैं, तो मैं उसी समय आपकी शक्ति से चिपक जाता। कितने दुख की बात है। माइलिंग की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें लाल थीं, लेकिन जिसने जिद्दीपन से एक दिखावटी रवैया बनाए रखा था, लियू जियांगताओ ने लगभग एक श्राप बोल दिया। अफसोस की बात है, बेशक वह अंततः ये कहने में असफल रहे। ली, तुम इस दुनिया में मेरे कुछ गिने चुने दोस्तों में से एक हो। जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलते समय लियू जियांगताओ ने जानबूझकर आंखें सिकुड़ी, लेकिन वे आंसू नहीं निकाल पाए। अरे, बिना आंसुओं के तो माहौल इतना कम तीव्र लगता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपके खिलाफ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है, भले ही आप ही ज्यादातर मुझे संकेत देते थे। आपके साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है, भले ही आप ही ज्यादातर लड़ाई करते थे और मैं सिर्फ देख रहा था। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। बेशक। लियू जियांगताओ ने अंत में चुपचाप अपने मन में एक वाक्य जोड़ा। मेरे आदर्श, चिंता मत करो, हम फंड का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लेंगे। बिछड़ने का माहौल तुरंत गायब हो गया। बॉस, तुम्हें बात करना भी आता है। मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं मर गई हूँ? लेकिन सोचने पर यह बात समझ में आती है। उनके लिए चाहे वे चले जाएं या मर जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे फिर कभी नजर नहीं आएंगे। अब जब बिछड़ने का माहौल खत्म हो गया है, तो अब और गहराई का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए लियू जियांगताओ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पीछे 2 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा 9 रंगों वाला द्वार प्रकट हुआ। मैं अब जा रहा हूँ और मेरे पास तुम्हें विदाई उपहार के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हाँ, सुझाव। बुद्ध के दूत का सुझाव। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर तीनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। जब तक समय है, जितना हो सके उतने घर और जमीन खरीद लो। 20 साल बाद तुम मुझे धन्यवाद दोगे। और हाँ, हांगकांग द्वीप भी अंततः चीन को वापस मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद 3 आश्चर्यचकित लोगों को अनदेखा करते हुए लियू जियांगताओ मुड़ गया, पोर्टल में चला गया और मौके से गायब हो गया। लियू जियांगताओ को गायब होते देख ली, जो शांत था, ने अचानक आसमान की ओर देखा, लेकिन एक आंसू अभी भी चुपचाप गिर गया। इसके बाद के वर्षों में हांगकांग द्वीप पर अचानक रहस्यमयी लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। ये लोग बहुत अमीर थे, लेकिन अजीबोगरीब तरीके से वे हर जगह घर और जमीन खरीद रहे थे, मकान बना रहे थे और फिर उन्हें किराए पर दे रहे थे। इस स्थिति का सामना करते हुए लगभग सभी लोग इन लोगों पर हंसे और उन्हें मूर्ख कहा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इन घरों और जमीनों की कीमत दर्जनों गुना या कुछ जगहों पर तो 100 गुना भी बढ़ गई। तो जो लोग पहले ली और उनके 2 साथियों का मजाक उड़ाते थे, वे चुप हो गए और उनकी जगह ईर्ष्या, जलन और नफरत ने ले ली। लेकिन इन लोगों को ईर्ष्या करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन है। जब तक हांगकांग चीन में वापस नहीं आ गया, तब तक लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि ली, मेइलिंग और तानिया, जो अभी भी अविवाहित थी, सबसे गहरे छिपे हुए टाइकून थे। इस बिंदु पर कई लोगों ने 3 व्यक्तियों के इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया और फिर एक बहुत ही रहस्यमय नाम सभी की नजरों में आया, लियू जियांगताओ। इसके अलावा ली, मेइलिंग और तानिया की तिकड़ी ने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि उनके पास जो कुछ भी है वह लियू जियांगताओ के मार्गदर्शन के कारण है। बेशक इनमें से किसी का भी लियू जियांगताओ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लियू जियांगताओ इस समय पूरी तरह से स्तब्ध था। बिल्कुल सही। वापस लौटने की जल्दी में उसने सिर्फ सिस्टम नोटिफिकेशन सुना, लेकिन उसकी जांच नहीं की। जैसे ही वह असली दुनिया में लौटा, लियू जियांगताओ ने जानकारी जांची और फिर वह हक्का बक्का रह गया। वह सोफे पर एक बेवकूफ की तरह बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसके चेहरे पर लार टपक रही थी। साथ ही वह अत्यंत अश्लील हे हे ध्वनियां निकालता रहा। ये सही है, इस व्यक्ति को जो सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ वह था डिंग डिंग, हांगकांग द्वीप आयाम के ड्रैगन और टाइगर फाइट आयाम की पूजा प्राप्त करने और एक क्रॉस डायमेंशनल रिसाइकलिंग ऑर्डर और एक गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्रॉस डायमेंशनल रिसाइकलिंग ऑर्डर उपयोग के बाद आप सिस्टम अनुमतियों को अनदेखा कर सकते हैं और लेनदेन करने के लिए किसी भी प्लेन से बेतरतीब ढंग से संपर्क कर सकते हैं। लेनदेन के दौरान होस्ट और दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में रहेंगे। ट्रेड की गई वस्तुओं को होस्ट द्वारा रिसाइकल या रखा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेड की गई वस्तुएं प्लेन के नियमों को अनदेखा कर सकती हैं और अपनी विशेषताओं को पूरी तरह से बरकरार रख सकती हैं। नोट 1, क्रॉस टाइम रिसाइकलिंग ऑर्डर एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है और उपयोग के तुरंत बाद गायब हो जाएगी। नोट 2, क्रॉस टाइम और स्पेस रिसाइकलिंग ऑर्डर का उपयोग करने के बाद ट्रेडिंग अवधि 24 घंटे है। नोट 3, ट्रांस डायमेंशनल रिट्रीवल ऑर्डर पूरी तरह से सुरक्षित वस्तु है। एक बार लेनदेन पूरा हो जाने पर सभी लेनदेन के निशान तुरंत गायब हो जाएंगे।
माथा। उपरोक्त सामग्री को देखकर लियू जियांगताओ थोड़ा उलझन में थे। एक पारकालिक पुनर्प्राप्ति क्रम, जाहिर है यह एक अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उपरोक्त विवरण के आधार पर ऐसा लगता है कि इस प्रणाली में बहुत सारी छुपी हुई खामियां हैं। लेन देन के दौरान पूर्णतः सुरक्षित स्थिति में रहने का क्या मतलब है? क्या अभी असुरक्षित स्थिति है? लेन देन के दौरान उसकी हत्या हो गई। और हाँ, नोट में साफ साफ ये क्यों लिखा है कि यह चीज पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इसमें कुछ भी असुरक्षित है? पहले प्राप्त किए गए लेनदेन टोकन और फिर सुरक्षा आदेश के बारे में सोचते हुए लियू जियांगताओ को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि यह प्रणाली वास्तव में एक जाल थी। जब तक मुझे आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल जाती, वे कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रणाली का व्यवहार ऐसा है जैसे हमारे महान पूर्व का कोई व्यक्ति किसी विदेशी को जोगजी चिपचिपा चावल का पकौड़ा खाने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, पहले विदेशी को रैपर खाते हुए देख रहा हो और तभी कुछ कह रहा हो जब विदेशी अंदर का चावल खा रहा हो। आप चावल के पकौड़े का आवरण नहीं खा सकते, सीधे चावल खा सकते हैं। अरे वाह, क्या ये बेवकूफों के साथ खिलवाड़ नहीं है? बेशक सिस्टम की हरकतें और भी अधिक घृणित हैं। विदेशियों को जोगजी चिपचिपे चावल के पकौड़े खाने के लिए आमंत्रित करना ज्यादा से ज्यादा एक मजाक है और इससे कोई मौत नहीं होगी। लेकिन व्यवस्था की हरकतें एक बड़ी समस्या है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो न सिर्फ मेजबान लियू जियांगताओ का विनाश होगा, बल्कि पूरी पृथ्वी का सफाया हो सकता है। एक पल सोचने के बाद लियू जियांगताओ ने गहरी सांस ली और पूछा, सिस्टम, मुझे सच बताओ, तुमने मुझसे पहले कितने मेजबानों को मार डाला? बीप बीप, 1000 सोने के सिक्के। धतेरी की, हालांकि मैं अपने जीवन की खातिर इसे सहन करूंगा। देना। डिंग डिंग, 1000 सोने के सिक्के सफलतापूर्वक काट लिए गए हैं। सिस्टम होस्ट के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। हाँ, जवाब देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे यह उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है कि आपने मुझसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों काट ली। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैसे ही लियू जियांगताओ फटने वाला था, सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। डिंग डिंग, सभी प्रणालियां अनन्य हैं। वास्तविक दुनिया में केवल एक ही प्रणाली हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में सभी प्रणालियां केवल अपनी अपनी वास्तविक दुनिया और संबंधित आभासी आयामों के बीच ही यात्रा कर सकती हैं। माथा। सामान्य परिस्थितियों में, तो फिर असामान्य स्थितियों के बारे में क्या? दीदी, असामान्य स्थितियों में, जैसे कि बिना सुरक्षा आदेश के लेनदेन टोकन का उपयोग करना, एक दुर्भावनापूर्ण सिस्टम होस्ट का सामना करने की एक निश्चित संभावना होती है, जिसके अज्ञात परिणाम होते हैं। अरबों वर्षों से इस सिस्टम से जुड़े होस्टों में से 7 के सिस्टम निर्देशांक का पता लगा लिया गया है और उन्हें वास्तविक दुनिया में लूट लिया गया है। उनके होस्ट और ग्रहों का जीवन नष्ट हो गया है, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बिना सुरक्षा आदेश के लेनदेन टोकन का उपयोग किया था। हाँ, 7 बार। अरबों वर्षों में 7 बार सिस्टम के निर्देशांकों द्वारा स्थित होने और फिर मिट जाने की संभावना काफी कम लगती है। वैसे सिस्टम, आपने इस समयावधि में कितने होस्टों से लेनदेन टोकन प्राप्त किए हैं, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? ... आप इसका उत्तर भी नहीं दे सकते। बीप बीप, इस सिस्टम से जुड़े होस्टों में से कुल 8 ने लेनदेन टोकन प्राप्त किए हैं, जिनमें से सबसे अधिक एक ने... ... सिस्टम के संदेश को देखते हुए लियू जियांगताओ का चेहरा पीला पड़ गया। कुल 8 लोग थे और लेनदेन टोकन का उपयोग करने के बाद उनमें से 7 की मृत्यु हो गई। मुझे आश्चर्य है कि वह व्यक्ति कौन है जो अभी भी जीवित है। आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? मानो लियू जियांगताओ के विचारों को जानते हुए सिस्टम ने सीधे संदेश भेजा। बीप बीप, होस्ट 8वां होस्ट है। आपने एक लेन देन टोकन प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। हालांकि क्योंकि होस्ट ने एक सुरक्षा आदेश प्राप्त किया है, आप लेनदेन के दौरान बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए मृत्यु का अंतिम तरीका अज्ञात है। हाँ, मैं 8वां हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग टोकन प्राप्त करने के बाद 7 पूर्वजों की हत्या कर दी गई थी। हे भगवान, यह कोई ट्रेडिंग टोकन नहीं है, ये तो आत्महत्या टोकन है। सिस्टम, एक आखिरी सवाल, मुझसे पहले कितने होस्ट थे? बीप बीप, 7। हाँ, बकवास। मृत्यु दर 100% है। अरे वाह, मैंने ऐसे शापित तारे देखे हैं जो अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों के लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने ऐसा तारा देखा है जो अपने मेजबान के लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। यह प्रणाली अनुपयोगी है। यह कोई कचरा संग्रहण प्रणाली नहीं है। इसका नाम बदलकर आत्महत्या प्रणाली कर देना चाहिए। इसे भूल जाओ। जैसे ही मैं सभी अच्छी चीजें रिडीम कर लूंगा, मैं तुम्हें अनइंस्टॉल कर दूंगा। वैसे इसमें अनइंस्टॉलेशन फंक्शन भी होना चाहिए, है ना? 3 मिनट बाद, 3 मिनट तक संघर्ष करने के बाद लियू जियांगताओ को अंततः निराशा के साथ एहसास हुआ कि इस चीज को आसानी से अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल अपमानजनक है। अनुत्तरदायी प्रणाली को देखते हुए लियू जियांगताओ के मन में अचानक एक विचार आया। क्या हमें इसे पुनः बचाने का प्रयास करना चाहिए? अध्याय 55, अस्थि मज्जा शुद्धि की गोली। सिस्टम, क्या आप कृपया भविष्य में विभिन्न वस्तुओं के खतरों के बारे में पहले से ही बता सकते हैं? आपका वर्तमान दृष्टिकोण मेरे लिए चीजों को बहुत कठिन बना रहा है। ये सही है, आप उन्हें मार नहीं सकते और आप उन्हें डांट भी नहीं सकते। मुख्य बात यह है कि उसके पास एक सिस्टम है और उसने समय यात्रा से मिले अद्भुत जीवन का आनंद लिया है। लियू जियांगताओ को विश्वास नहीं है कि वह खुद पर नियंत्रण रख सकता है और सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिंग डिंग, कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने सिस्टम विशेषाधिकारों को अपग्रेड करें। बुनियादी सिस्टम विशेषाधिकारों के तहत सिस्टम संबंधित निर्णय लेने में असमर्थ है। मध्यवर्ती सिस्टम विशेषाधिकारों के तहत सिस्टम फंक्शन पूर्ण होंगे और यह स्वाभाविक रूप से सभी वस्तुओं के कार्यों के आधार पर निर्णय लेगा और फिर मेजबान को याद दिलाएगा। अनुमतियां, ये फिर से अनुमतियों के बारे में है। धतेरी की, ठीक है, कम से कम मैं भविष्य में उन अजीब वस्तुओं का उपयोग करने से बचने की कोशिश करूंगा। सिस्टम, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर और क्रॉस टाइम और स्पेस रिकवरी ऑर्डर वाले ट्रांजैक्शन ऑर्डर पूरी तरह सुरक्षित है? आपने उनके बारे में पहले ही नोट्स बना लिए हैं, इसलिए मुझे यह मत बताएं कि अभी भी कुछ खामियां हैं। डिंग डिंग, लेनदेन टोकन और सुरक्षा आदेश के साथ क्रॉस टाइम स्पेस रिसाइकलिंग टोकन दोनों बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में है। हालांकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृपया लेनदेन टोकन के साथ ही सुरक्षा आदेश का भी उपयोग करें। बकवास, ये सच है या नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं और अब आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, मुझे भविष्य में सिस्टम के साथ काम करते समय वास्तव में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तो पूरी तरह से धोखा है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है तो लियू जियांगताओ को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी उपलब्धि की समीक्षा करने के बाद लियू जियांगताओ का पहले से निराश मनोबल थोड़ा हल्का होने लगा।
इस बार 2 अनिवार्य कार्य पूरे हो गए, अन्य आयामी अंतरिक्ष को 8 घन इकाइयों में बदल दिया गया और फिर 2 लौह स्तरीय लॉटरी पहिए थे। फिर डिस्लोकेशन टेंडेंस और बोन्स तकनीक है जो मैंने शाओलिन से सीखी है। फिर उन्होंने टेंडन डिस्लोकेटिंग तकनीक को जियू जित्सु के साथ मिलाकर सासाकी को नीचे गिरा दिया, जिससे टेंडन डिस्लोकेटिंग तकनीक प्रणाली को मान्यता मिली, हालांकि केवल शुरुआती स्तर पर। इसके बाद उन्होंने अकेले ही 13 प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया, 13 मार्शल आर्ट स्कूलों के प्रमुखों को हराया और एक सुरक्षा आदेश और एक स्वर्ण स्तर लॉटरी व्हील प्राप्त किया। अंततः उन्होंने हांगकांग द्वीप का आदर प्राप्त किया और स्वर्ण स्तर का लॉटरी पहिया प्राप्त किया। जहां तक वस्तुओं की बात है, वहां एक सुनहरा राजदंड, एक सुनहरा मुखौटा तथा एक चर्मपत्र स्क्रॉल भी था जिस पर कुछ अज्ञात लेखन दूसरे आयाम में पड़ा हुआ था। सोने के सिक्के। खैर, लियू जियांगताओ ने इस बार फिर से भाग्य बनाया है। मुख्य कहानी शुरू होने से पहले ही इस आदमी ने 1,20,000 से ज्यादा सोने के सिक्के जमा कर लिए थे। हान के द्वीप पर पहुंचने पर उसने और भी ज्यादा दौलत कमा ली और अंततः 3,70,000 से ज्यादा सोने के सिक्के जमा कर लिए। अरे वाह, 370,000 से भी अधिक। इससे कितना जीवन काल खरीदा जा सकता है? व्यक्तिगत विशेषताएं देखें। डिंग डिंग। होस्ट की जानकारी इस प्रकार है। नाम लियू जियांगताओ। मेजबान लिंग पुरुष। आयु 26/72। कुल जीवन काल 72 वर्ष। 26 वर्ष पहले ही उपयोग किए जा चुके हैं। सोने के सिक्के 378,000। आक्रमण शक्ति 4310। प्रभाव का प्रतिरोध 3810। धीरज 3010। छिपी विशेषताएं। करिश्मा 910। अप्रयुक्त लौह स्तर लॉटरी पहिया तारांकन 2, स्वर्ण स्तर लॉटरी पहिया तारांकन 2, लौह स्तर सफाई टोकन तारांकन 2, कांस्य स्तर सफाई टोकन तारांकन 5, लौह स्तर समय यात्रा टोकन तारांकन 1, ट्रेडिंग टोकन, सुरक्षा टोकन, क्रॉस टाइम और स्पेस रिसाइकलिंग टोकन। विशेष योग्यताएं। ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में बुनियादी दक्षता, थेरवाद बौद्ध धर्म विशेषज्ञ, अंग्रेजी विशेषज्ञ, थाई विशेषज्ञ, मैथाई विशेषज्ञ और अस्थि विस्थापन तकनीक शुरुआती। संपत्ति। भूपदान और बलि का बर्तन, सफेद जेड ड्रैगन, यू द ग्रेट की तलवार, 21 रत्न, एक सुनहरा राजदंड, एक सुनहरा मुखौटा, एक रहस्यमय भेड़ की खाल का स्क्रॉल। पूर्ण किए गए कार्य। 5 कार्यों को पूरा करने पर एक यादृच्छिक लेनदेन के बदले में बदला जा सकता है। कार्य प्रगति पर 0। विशेषाधिकार। आइटम रिसाइकलिंग। सिस्टम अनुमतियां। मूल सिस्टम क्षमता सक्रिय। मूल आइटम रिसाइकलिंग 10 मीटर की त्रिज्या। खैर, यह एक और बढ़िया फसल है। सिस्टम ने अनुमतियों को अलग से भी सूचीबद्ध किया। बुनियादी अनुमतियां। सिस्टम की दुकान खोलो। मैं लाइफ स्पैन खरीदना चाहता हूँ। जीवन के 5 साल मैं कैसे भूल सकता हूँ। असल जिंदगी में सिर्फ 2 दिनों में मैं 25 साल से 27 साल का हो गया। कोई भी इस तरह बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 साल का जीवन काल खरीदें। डिंग डिंग। 63,000 स्वर्ण सिक्के सफलतापूर्वक कट गए। बधाई हो मेजबान, आपने 5 साल का जीवन काल प्राप्त कर लिया है। अपने गुणों पर पुनः गौर करें तो उनका मूल जीवन काल 72 वर्ष का होकर अंततः 77 वर्ष हो गया था। 5 साल और। जैसे ही 5 साल की उम्र उसके शरीर में दाखिल हुई, लियू जियांगताओ को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। यह एक अजीब सा एहसास था, मानो उसके शरीर की कोशिकाएं उत्साह से जयकार कर रही हो। क्या हमें पृष्ठ को पुनः ताजा करना चाहिए? मेरे पास अभी भी 3,15,000 सोने के सिक्के बचे हैं। शायद मेरी उम्र बढ़ सकती है। सिस्टम रिफ्रेश करें। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। सिस्टम रिफ्रेश करें। फिर से ताजा करें। लगातार 15 बार पेज रिफ्रेश करने के बाद इस आदमी को मानना पड़ा कि उसकी किस्मत अब खत्म हो गई है। उसने 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर भी जिंदगी नहीं देखी थी। 1 लाख सोने के सिक्कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। केवल 300,000 स्वर्ण मुद्राएं शेष होने के कारण उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि मैं जीवन काल सूचक को रिफ्रेश नहीं कर सकता, तो चलो लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाते हैं। हा। इस पर विचार करते हुए लियू जियांगताओ ने मुख्य पृष्ठ पर नजर डाली। सिस्टम। आयरन स्तर लॉटरी व्हील को सक्रिय करें। स्वचालित लॉटरी ड्रॉ शुरू करें और 3 सेकंड में बंद करें। बीप बीप। आयरन लेवल लॉटरी व्हील सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। क्या आप अब लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? धतेरी की। क्या आप कृपया उस वाक्य को मूर्ख की तरह दोहराना बंद कर सकते हैं? डिंग डिंग। मार्शल आर्ट मैनुअल टेंडन डिस्लोकेटिंग और बोन शैटरिंग हैंड प्राप्त करने के लिए बधाई मेजबान। हाँ, कंडराओं और हड्डियों का विस्थापन। मैं टेंडन और हड्डियों को अलग करने की तकनीक जानता हूँ, ठीक है। डिंग। हमने पाया है कि मेजबान ने पहले ही टेंडन डिस्लोकेटिंग बोन सेटिंग तकनीक शुरुआती स्तर में महारत हासिल कर ली है। लॉटरी से प्राप्त टेंडन डिस्लोकेटिंग बोन सेटिंग तकनीक स्वचालित रूप से मार्शल आर्ट के अनुभव में बदल गई है। टेंडन डिस्लोकेटिंग बोन सेटिंग तकनीक शुरुआती स्तर को टेंडन डिस्लोकेटिंग बोन सेटिंग तकनीक कुशल स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। खैर, हालांकि मुझे कोई अतिरिक्त अच्छी चीज नहीं मिली, लेकिन ये बुरी बात नहीं है कि मेरी टेंडन और हड्डियों को हटाने की क्षमता मजबूत हो गई है। अपने हाथों को देखकर वे न तो मोटे हुए थे और न ही मजबूत। अगर मुझे कोई बदलाव बताना होता तो यही कि वे ज्यादा सफेद हो गए थे। किसी मॉडल के हाथों से भी ज्यादा नाजुक। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखकर लियू जियांगताओ अपने भीतर ऊर्जा के एक अत्यंत सूक्ष्म प्रवाह को महसूस कर पा रहा था। हर बार जब ऊर्जा उसके हाथों तक पहुंचती तो उसका एक हिस्सा रुक जाता, जिससे उसके हाथ गर्म और नम महसूस होते। क्या ये डिस्लोकेशन टेंडेंस एंड बोन्स हैंड तकनीक की शक्ति है? सिस्टम। आयरन लेवल लॉटरी व्हील का फिर से इस्तेमाल करो। इस बार बकवास बंद करो और इसे खोल दो। मुझे अपनी लॉटरी प्रक्रिया से परेशान मत करो। मेरा दिल मजबूत नहीं है। यह एहसास होने के बाद कि सिस्टम ने उसके साथ छल किया है, लियू जियांगताओ का सिस्टम के प्रति सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया। डिंग डिंग। आयरन लेवल लॉटरी व्हील का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बधाई होस्ट। क्या आप अब लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? बहुत खूब। लियू जियांगताओ ने अपना चेहरा ढक लिया और कड़वी मुस्कान दी। उसे पता था कि ऐसा होगा। डिंग डिंग। 2 ब्लैक आयरन ग्रेड स्कवेंजिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। हाँ, हे भगवान, मुझे 2 और लौह स्तर के सफाई आदेश मिले। यार, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस चीज को जीतने की संभावना 10,000 में 1 है? मैंने आयरन टियर लॉटरी व्हील पर केवल कुछ ही चक्कर लगाए हैं और मैं पहले ही इतना कुछ जीत चुका हूँ। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि मैंने समय यात्रा के अपने डर पर काबू पा लिया है, लेकिन आप इतना कुछ नहीं कर सकते। इन खोजी टोकनों को देखकर लियू जियांगताओ की आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हुई। ये पूरा जीवन काल है, वर्ष दर वर्ष।
लियू जियांगताओ सोचते थे कि समय यात्रा के लिए केवल एक खोजी टोकन की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 बार समय यात्रा करने और यह पता लगाने के बाद कि उनकी उम्र 2 साल बढ़ गई है, उन्हें एक समस्या का एहसास हुआ जिसे वह अनदेखा कर रहे थे। यदि इस संसार में समय रुक भी जाए तो भी उसका जीवनकाल समाप्त हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं कुछ और बार समय यात्रा करूं तो क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं बॉम्ब गर्ल को सबसे बड़ी बहन समझती थी, लेकिन अब मैं भी लगभग उसकी उम्र की हो गई हूं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं कुछ और समय यात्राएं करूं तो क्या मैं सिस्टर बम की नजरों में एक चिकना मध्यम आयु वर्ग का आदमी बन जाऊंगा। सिस्टम गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील को सक्रिय करें। मैं इतना आलसी हूं कि बार बार यही कहता रहूंगा, वैसे भी सिस्टम वही है चाहे मैं कहूं या नहीं। डिंग डिंग, गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बधाई होस्ट। क्या आप अब लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? खींचो खींचो खींचो, अपनी बहन को कुचल दो। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने एक मज्जा सफाई गोली प्राप्त की है। मज्जा सफाई गोली मज्जा को साफ करती है और शरीर से अशुद्धियों और छिपी हुई चोटों को हटाती है। उपयोगकर्ता के शरीर को उसकी सबसे उत्तम स्थिति में पुनर्स्थापित करती है। बकवास। परिचय तो संक्षिप्त है, लेकिन वास्तव में मज्जा सफाई गोली क्या है? जो व्यक्ति मार्शल आर्ट ड्रामा में डूबा हुआ बड़ा हुआ हो, वही ये कैसे नहीं जान सकता कि मज्जा सफाई गोली का क्या मतलब है। मार्शल आर्ट की दुनिया का एक अनमोल खजाना। यह एक अनमोल धरोहर है जिसके लिए मार्शल आर्ट ड्रामा के अनगिनत नायक होड़ लगाते रहे हैं। गोली को धीरे से उठाएं, उसे अपनी नाक के सिरे पर रखें और गहरी सांस लें। वाह, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। ये सही है, इसका कोई स्वाद नहीं है। क्या यह नहीं कहा जाता कि दुर्लभ और बहुमूल्य जड़ी बूटियों में एक अनोखी सुगंध होती है और उन्हें सूंघने से जादुई तरीके से किसी की खेती कई वर्षों तक बढ़ सकती है। प्रसिद्ध मज्जा सफाई गोली का कोई स्वाद नहीं है। सिस्टम, क्या आप इसे समझा सकते हैं? डिंग डिंग, इस सिस्टम द्वारा उत्पादित हर चीज बेहतरीन होने की गारंटी है। इस सिस्टम द्वारा उत्पादित मैरो क्लींजिंग पिल उत्तम गुणवत्ता की है और इसके सभी औषधीय प्रभाव इस पिल में समाहित हैं। उपयोगकर्ता मैरो क्लींजिंग पिल के प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हैं, जो उन गोलियों के साथ अतुलनीय है जो विदेशी सुगंध उत्सर्जित करती हैं। माथा, ऐसा लगता है कि यह सचमुच सच है। ये तथाकथित असामान्य सुगंध अमृत का ही औषधीय गुण है, लेकिन असामान्य सुगंध उत्सर्जित करने वाले अमृत का औषधीय गुण लगातार कम नहीं होता। अगर यह बिना खुशबू वाला हो तो बेहतर है। अगर यह बिना खुशबू वाला हो तो बेहतर है। सिस्टम, क्या मुझे इसे लेते समय कोई सावधानी बरतनी चाहिए? एक बार सिस्टम द्वारा धोखा दिए जाने के बाद लियू जियांगताओ फिर से जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछें। एक और प्रश्न पूछने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसके विपरीत पर्याप्त प्रश्न न पूछने से वास्तव में जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बीप बीप, क्योंकि मैरो क्लींजिंग पिल मेजबान के शरीर से सारी अशुद्धियां निकाल देगी और छिपी हुई चोटों की मरम्मत करेगी। इसके लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। कृपया भरपूर मात्रा में ऊर्जायुक्त भोजन और पानी तैयार रखें। मैं समझता हूं कि भोजन तैयार करने का उद्देश्य समय पर शारीरिक शक्ति और ऊर्जा को बहाल करने में मदद करना है। अपने शरीर की अशुद्धियों को समय पर धोने के लिए साफ पानी तैयार कर लें। खैर, उपन्यासों में पढ़ते हुए आप जानते ही होंगे कि शरीर की हड्डियों को साफ करने और सत्व को पुनः भरने के बाद आपके शरीर पर बहुत सारा चिपचिपा तैलीय पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी बदबू बहुत बुरी होती है। ये प्रणाली बहुत पेशेवर है। ये सब तैयार करने के बाद लियू जियांगताओ ने गोली को एक ही घूंट में अपने मुंह में डाल लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। हे भगवान, सिस्टम, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ कर दिया। अध्याय 56, परिवर्तन और एडन। 3 घंटे बाद दवा पूरी तरह अवशोषित हो गई। जमीन पर लेटे लियू जियांगताओ की आंखों में आंसू आ गए। धिक्कार है इस चोर व्यवस्था पर, इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी अस्थियों को साफ करने से इतना दर्द होगा। यदि मुझमें संयम न होता तो मैं विला को टुकड़े टुकड़े कर देता। और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुमने जो खाना बनाया था वो मेरे लिए था, शुद्धिकरण और अस्थि शोधन की प्रक्रिया के दौरान खाने के लिए। वो साफ पानी मेरे नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए था। ये सही है, इस व्यक्ति द्वारा मज्जा सफाई की गोली निगलने के 3 सेकंड बाद वह एक अत्यंत गहन अवस्था में पहुंच गया। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। फिर भूख लगी, बहुत जोर की। मुझे और भी ज्यादा खाने की जरूरत थी। आखिरकार उसका शरीर गर्म होने लगता है। अगर आप इस समय उसका तापमान नापें तो शायद थर्मामीटर फट जाएगा। जब शरीर गर्म हो जाता है तो शरीर से बहुत सारा पानी वाष्पित हो जाता है, इसलिए आपको इसे भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों से भरने की आवश्यकता होती है। 3 घंटे में इस आदमी ने वास्तव में पानी का पूरा टप पी लिया। लेकिन अभी शिकायत करने का समय नहीं है। अपने शरीर से आती तेज गंध को सूंघते हुए लियू जियांगताओ ने जल्दी से शॉवर चालू कर दिया और बार बार नहाया। आधे घंटे तक धोने, साबुन की कई टिकियों का उपयोग करने तथा त्वचा की अनगिनत परतों को रगड़ने के बाद यह व्यक्ति अंततः बाथरूम से बाहर आ गया। सोफे पर बैठे सफेद जेड जैसे दिखने वाले शरीर को देखकर लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गए। अरे, ये तो मुझे जिगोलो बना रहा है। यहाँ तक कि बॉम्ब गर्ल भी इस त्वचा से ईर्ष्या करेगी। यदि उसके शरीर में गर्म धारा का प्रवाह न होता तो लियू जियांगताओ को यह भी संदेह हो जाता कि उसने जो लिया है वह कोई अस्थि शोधन की गोली नहीं है, बल्कि सौंदर्य और त्वचा पोषण की गोली है। व्यक्तिगत विशेषताएं देखें। डिंग डिंग, होस्ट की जानकारी इस प्रकार है। नाम, लियू जियांगताओ, मेजबान। लिंग, पुरुष। आयु 26/77, कुल 77 वर्ष का जीवनकाल 26 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। सोने के सिक्के 300,000। आक्रमण शक्ति 60-10। प्रभाव प्रतिरोध 50-10। धीरज 50-10। छिपी विशेषताएं, करिश्मा 10-10। अप्रयुक्त, स्वर्ण स्तर लॉटरी पहिया तारांकन 1, लौह स्तर स्कवेंजिंग टोकन 4, कांस्य स्तर स्कवेंजिंग टोकन 5, लौह स्तर समय यात्रा टोकन तारांकन 1, ट्रेडिंग टोकन, सुरक्षा टोकन, क्रॉस टाइम और स्पेस रिसाइकलिंग टोकन। विशेष योग्यताएं, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में बुनियादी दक्षता, थेरवाद बौद्ध धर्म विशेषज्ञ, अंग्रेजी विशेषज्ञ, थाई विशेषज्ञ, मैथाइट मास्टर और डिस्लोकेशन टेंडन और हड्डियों की तकनीक विशेषज्ञ। संपत्ति, भूपदान और बलि का बर्तन, सफेद जेड ड्रैगन, यू द ग्रेट की तलवार, 21 रत्न, 1 सुनहरा राजदंड, 1 सुनहरा मुखौटा, 1 रहस्यमय भेड़ की खाल का स्क्रॉल। पूर्ण किए गए कार्य, 5 कार्यों को पूरा करने पर एक यादृच्छिक लेनदेन के बदले में बदला जा सकता है। कार्य प्रगति पर 0। विशेषाधिकार, आइटम रिसाइकलिंग, सिस्टम अनुमतियां, मूल, सिस्टम क्षमता सक्रिय, मूल आइटम रिसाइकलिंग 10 मीटर की त्रिज्या। गुणों में अचानक वृद्धि देखकर लियू जियांगताओ ने मन ही मन सोचा, हे भगवान,
आक्रमण शक्ति और लचीलापन 10 अंकों से अधिक बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 2 लोगों के आंकड़े बढ़ गए हैं। जहां तक सहनशक्ति की बात है तो इसमें 20 अंकों की वृद्धि हुई है। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मय थाई विशेषज्ञ स्तर से ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई है और टेंडन और हड्डियों को हटाने की कला कुशल स्तर से विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गई है। इसे एक शब्द में वर्णित करें तो यह भयानक था। अंतिम स्वर्ण स्तर लॉटरी व्हील को देखते हुए लियू जियांगताओ ने अपने दांत पीस लिए और पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। सिस्टम गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील को सक्रिय करें। डिंग डिंग, गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बधाई होस्ट। क्या आप लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने 5 स्वर्ण स्तर के स्कवेंजिंग ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं। लियू जियांगताओ उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रणाली उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर लियू जियांगताओ सोफे पर खाली बैठ गए और अवचेतन रूप से पूछा, सिस्टम मुझे यह मत बताओ कि गोल्ड लेवल स्कवेंजिंग ऑर्डर जीतने की संभावना 10 लाख में 1 है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। बीप बीप, गोल्ड लेवल स्कवेंजिंग ऑर्डर जीतने की संभावना 10 लाख में 1 भी नहीं है। ठीक है, मुझे पता था, यह इतना कम नहीं हो सकता। मैंने बस कुछ ही बार ड्रॉ किया है और मुझे बस आयरन लेवल या ब्रॉन्ज लेवल के स्कवेंजिंग टोकन मिले हैं। मैंने अभी तक उन दोनों का इस्तेमाल भी नहीं किया है। और तुमने मुझे गोल्ड लेवल का स्कवेंजिंग टोकन दिला ही दिया। क्या आपको डर है कि मैं भविष्य में किसी अन्य दुनिया की यात्रा नहीं करूंगा? बीप बीप, गोल्ड लेवल स्कवेंजिंग ऑर्डर जीतने की संभावना 10 मिलियन में 1 है। हो धतेरी की, क्या मुझे लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए? क्या हर बार 5 मिलियन जीतना संभव है? लेकिन जरा सोचिए, मैं तो पहले से ही अरबपति हूँ, मुझे 5 मिलियन की क्या परवाह होगी? लियू जियांगताओ का उत्तर था, बिल्कुल नहीं, मैं केवल 5 मिलियन से पीछे हूँ। अंधेरे का फायदा उठाते हुए लियू जियांगताओ अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता का फायदा उठाकर दीवार फांदकर लॉटरी की दुकान की ओर दौड़ा। उसने 50 लॉटरी टिकटों पर 100 युआन खर्च किए और आखिरकार एक जगह बैठकर भरपेट खाना खाया। हालांकि मैंने पहले भी बहुत अधिक कैलोरी वाला भोजन खाया है, फिर भी मुझे भूख लगती है। लियू जियांगताओ को ऐसा लगा जैसे वह पूरी गाय खा सकता है। मैं अभी रेस्तरां में पहुंचा ही था और अपना खाना ऑर्डर किया था कि तभी जो एडन ने फिर फोन किया। किसी कारण से लियू जियांगताओ को लगा कि उसकी मुसीबतें फिर से आ रही हैं। मैं फोन रखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं एडन को कुछ हो न जाए। यदि हम फिर से धोखा खा गए तो मजा नहीं आएगा। अंत में लियू जियांगताओ फोन का जवाब देने से खुद को रोक नहीं सके। अरे मुझे बताओ वह कौन सा होटल है, मैं उनसे फिरौती वसूलने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे छोर पर जो एडन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, क्या तुम बदकिस्मत हो? मेरे साथ गलत क्या है? वे चाहते हैं कि आप उन्हें फिरौती दें। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ कितना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू जियांगताओ को दूसरे व्यक्ति की बढ़ती हुई भारी सांसें भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? तुमने जो एडन को मार डाला। इस तरह मुझे फिरौती नहीं देनी पड़ेगी और मैं खाने पर कुछ पैसे बचा सकूंगा। बोलते हुए लियू जियांगताओ ने रेस्तरां के वेटर से जोर से कहा, वेटर मेरा खाना जल्दी लगाओ, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं जाकर उनसे आग्रह करूंगा। डॉट डॉट डॉट। अंततः जो एडन अब और नहीं रुक सका। वह जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनकर लियू जियांगताओ ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। हालांकि आवाज शू एदान की थी, पर यह आदमी किस बात पर रो रहा था? दूसरे भाई रो मत, बताओ क्या हुआ? वाह दूसरे भाई, अगर तुम फिर रोए तो मैं फोन काट दूंगी। फोन मत रखना, मैं बात करूंगी। वाह धतेरी की। जैसे ही लियू जियांगताओ बूढ़े राक्षस से जो एडन का स्थान बताने के लिए कहने वाले थे, जो एडन बोल पड़े, मैं मर रहा हूँ। बकवास। क्या हुआ माइना? मुझे धीरे से बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बात की, लियू जियांगताओ के मुंह से धीरे धीरे जानलेवा इरादे की एक झलक उभरी। हालांकि यह बहुत हल्का था, लेकिन खाने की मेज पर उसके आसपास बैठे लोगों ने इसे साफ महसूस किया। बॉस, क्या हीटिंग खराब हो गई है? बहुत ठंड है। नहीं, हमारे हीटिंग सिस्टम का अभी निरीक्षण किया गया है और इसमें कोई खराबी नहीं है। डॉट डॉट डॉट। मैं आप सिंगल नहीं हूँ। हो उत्तेजना में लियू जियांगताओ ने अपने जबड़े के खिसकने की आवाज भी सुनी। अरे तुम अंततः एकल जीवन से बाहर आ गए। तुम किस बात पर रो रहे हो? क्या बात है? क्या आपके दोस्त यहाँ अपना प्यार दिखाने के लिए आए हैं? और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप अब सिंगल नहीं हैं? क्या वे शादी कर रहे हैं? लेकिन मैंने तो केवल यही सुना है कि विवाह प्रेम की कब्र है, यह नहीं कि अकेलेपन से बाहर निकलना जीवन का अंत है। या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप पैसों के लिए रो रहे हैं क्योंकि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर रहे हैं? ये बिल्कुल संभव है। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए, जो धन को जीवन से भी अधिक महत्व देता है, ये बहुत संभव है कि उसने ऐसा कहा हो। लेकिन भाई होने के नाते हम इस आदमी को गलत रास्ते पर कैसे जाने दे सकते हैं? नहीं, हमें इस बारे में ठीक से बात करनी होगी। दूसरे भाई, पैसा खर्च करना ही उचित है। आप पैसा खर्च करें। कितना पैसा खर्च करें? हाँ, आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया। तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली। तुम्हारा मतलब पैसे खर्च करने से है? हाँ, तुम्हारी दूसरी भाभी मुझे खर्च करने के लिए पैसे देती है, मेरे लिए कपड़े खरीदती है, कार खरीदती है और यहाँ तक कि मेरे लिए घर भी खरीदने की योजना बना रही है। बकवास। क्या आप निश्चित हैं कि आप यहाँ अपने रिश्ते का दिखावा करने नहीं आए हैं? अंततः लियू जियांगताओ खुद को और अधिक नहीं रोक सके और बोल पड़े, इस साल आपकी दूसरी भाभी की उम्र कितनी है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी दूसरी भाभी इस साल केवल 19 साल की हुई है। हाँ, अरे बाप रे, यह आदमी स्वर्ग की अवहेलना कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में कोई भी वास्तव में जो एडन में कैसे रुचि ले सकता है, जो एक दरिद्र हारा हुआ व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है? सभी एकल लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे ही लियू जियांगताओ इस आदमी को भूनने के बारे में सोच रहे थे, जो एडन ने फिर से कहा, तुम्हारी दूसरी भाभी बहुत अमीर है और एक अच्छी लड़ाकू है, लेकिन अभी हमारा शिकार किया जा रहा है। हो एक पीछा, क्या यह इतना गंभीर है? तुम किसी अमीर लड़के से उसका बॉयफ्रेंड चुराने में कामयाब तो नहीं हो गए? है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा दूसरा भाई कभी किसी अमीर लड़के से नहीं डरता। ये सही है, ये लड़का स्वयं एक अमीर लड़का है। तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत कौन करेगा?
क्या ये तुम्हारी भाभी का पूर्व प्रेमी हो सकता है? उस पर पैसा फेंको, तुम्हारी भाभी अमीर है। ये सही है, लियू जियांगताओ ने बिना किसी झिझक के ये कहा। मैं उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन वे सहमत नहीं होंगे। हे भगवान, यह आदमी कौन है? इतना शक्तिशाली, एक गुंडा सरगना। हाँ, वह एक गुंडा सरगना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम कुत्ते के बच्चे, जो एडन, क्या तुम वाकई उपद्रवी नहीं हो? अभी 2 दिन पहले ही उन्हें फंसाया गया था और अब उन्होंने बॉस के आदमी को चुरा लिया है। आप सचमुच उत्कृष्ट हैं, कोई भी आप जितना अच्छा नहीं है। तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? मैं ना, तुम्हें दूसरे भाई को बचाना है। दूसरे भाई, जब तुम किसी की गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा? किसने किसी और का बॉयफ्रेंड चुरा लिया? ये फैंग ही था जिसने मेरा पीछा किया था, ठीक है। हाँ, तुम ही थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? फैंग मेरे लिए बहुत अच्छी है। वह मुझ पर पैसे खर्च करती है, मेरे लिए कपड़े खरीदती है और एक कार भी खरीदती है। जिस कार से हम अब भागते भागते हैं, उसे फैंग ने ही खरीदा था। मुझे एहसास हो गया है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं प्रहार करूंगा। अरे, आप पैसे के बिना नहीं रह सकते, है ना? ऐसा लगता है कि जो एडन का पीछा नहीं किया जा रहा था, वह तो बस पैसे के पीछे पागल था। मैं ना, जल्दी आओ, मैं आ रहा हूँ। टकराना, बूम बूम बूम, बीप बीप बीप। पलटी हुई कार की आवाज और अपने फोन की व्यस्त टोन सुनकर लियू जियांगताओ का चेहरा काला पड़ गया। अरे, ऐसा लगता है कि वे गंभीर हैं। अध्याय 57 ली फोंग एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। मात्र 4 वर्ष की आयु में उसने असहाय होकर अपने माता पिता की हत्या होते देखी। अनाथ और असहाय होने के कारण उसके पास जीवित रहने के लिए कचरा बीनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह एक भाग्यशाली व्यक्ति भी थी। जैसे ही वह भूख से व्याकुल हुई और पहली बार हड्डी के दुर्गंधयुक्त टुकड़ों को अपने मुंह में डालने की कोशिश करने ही वाली थी कि एक आदमी प्रकट हुआ। इस व्यक्ति ने न केवल उसे गोद लिया, बल्कि उसे विलासितापूर्ण जीवन भी प्रदान किया और विश्वविद्यालय तक उसकी सहायता भी की। तो उस क्षण से ली फोंग के जीवन में एक आदमी आया। गॉडफादर। इस आदमी का कर्ज जल्द से जल्द चुकाने के लिए ली फोंग ने जी जान से पढ़ाई की और 15 साल की छोटी सी उम्र में ही पूर्व के सबसे रहस्यमय देश के शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। 2 साल में ही उसने सफलतापूर्वक स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर ली। स्कूल द्वारा उसे वहीं रहने के लिए जोरदार आग्रह करने के बावजूद ली फोंग ने स्कूल छोड़ दिया और अपने गॉडफादर ली तियानी के पास झेंझोउ लौट आए। तब से अकादमी ने अपनी सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक को खो दिया, लेकिन ली तियानी को अपने साथ एक सबसे रहस्यमय रणनीतिकार मिला, जिसे मार्शल आर्ट की दुनिया में ली परिवार की महिला झूगे लियांग के रूप में जाना जाता है। ली फैंग की मदद से ली तियानी शीघ्र ही एक महत्वहीन व्यक्ति से, जिसके पास केवल एक के टीवी था, एक सफल व्यक्ति बन गया, जिसके पास झेंझों में लगभग 40% के टीवी और बार का नियंत्रण था। बेशक ये सिर्फ ली तियानी की सार्वजनिक पहचान है। उसकी असली पहचान के लिए वह सबसे रहस्यमय ब्लैक ड्रैगन है, झेंझों का अंडरवर्ल्ड बॉस। उनका रहस्य न केवल इस बात में निहित है कि उन्होंने एकमात्र के टीवी वाले व्यक्ति से एक सफल व्यक्ति में रूपांतरण किया, जिसके पास कम समय में ही झेंझों में 40% के टीवी और बार का स्वामित्व है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 2 वर्षों में ली तियानी एक छोटे गुंडे से एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड बॉस में रूपांतरित हो गए। उन्होंने सफलतापूर्वक ब्लैक ड्रैगन गैंग की स्थापना की, जो झेंझों में सबसे सख्ती से विनियमित गिरोह था। और वह ब्लैक ड्रैगन गैंग का नेता है ब्लैक ड्रैगन। झेंझों एक ऐसा शहर है जहां वास्तव में गिरोहों की जरूरत नहीं है, वहां गिरोह बनाना बहुत कठिन है। इसके अलावा झेंझों में रात को पहले से ही 3 गिरोहों का नियंत्रण था, जो एक साथ सत्ता में आने का प्रयास करने वाली विभिन्न छोटी ताकतों को दबा रहे थे। इन परिस्थितियों में ली फोंग ने अकेले ही ली तियानी को 3 गिरोहों के संयुक्त दमन को तोड़ने में मदद की और झेंझों के अंडरवर्ल्ड में चौथी ताकत बन गए। अगले 6 महीनों में ली फोंग ने कई हथकंडे अपनाकर तीनों एकजुट दिखने वाली सेनाओं को बेवजह आपस में लड़ा दिया। फिर तीनों सेनाओं के सबसे कमजोर पल का फायदा उठाते हुए उसने एक ही झटके में उन्हें धूल चटा दी और झेंग शहर की एकमात्र नाइट किंग बन गई। अगले वर्ष ली फोंग ने विभिन्न तरीकों से ली तियानी के ब्लैक ड्रैगन गैंग को सफलतापूर्वक वैधानिकता दिलाई तथा इसे वैध लीग ग्रुप में परिवर्तित कर दिया। पूरी प्रक्रिया में 3 वर्ष से भी कम समय लगा। एक छोटे व्यवसाय के मालिक से लेकर एक के टीवी तक, जो झेंझों के मनोरंजन उद्योग के 30% हिस्से पर हावी है। 3 दिन बाद ली फोंग के जन्मदिन पर उसने खुद को ली तियानी को सौंप दिया। उस दिन से ली ग्रुप ने एक महिला रणनीतिकार खो दी, लेकिन ली तियानी को अपने आसपास और अधिक महिलाएं मिल गईं। ली फैंग ली तियानी की 19वीं उपपत्नी बनी, लेकिन ली तियानी उसका पहला आदमी था। उस रात वहां कोई स्नेह नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। पिछले 10 वर्षों में ली तियानी के पालन पोषण के लिए कृतज्ञता। उस रात के बाद ली फैंग धीरे धीरे ली तियानी के प्रभाव क्षेत्र से गायब होने लगी। हालांकि अभी 3 दिन पहले ही उसे आखिरकार उस हत्यारे का पता चल गया जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। वह राक्षस जिसने उसके माता पिता को उसके सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम है ली तियानी। ये सही है, ये ली तियानी था, वह शैतान जिसने उसे 10 साल से अधिक समय तक पाला और उसका पहला आदमी बना। उसे ये भी पता चला कि ली तियानी ने उसे अपराध बोध से नहीं, बल्कि इसलिए गोद लिया था क्योंकि वह चाहता था कि उसके माता पिता मृत्यु के बाद भी शांति से रहें। ये शैतान आदमी, ये वही आदमी है जिसके लिए वह कुछ दिन पहले तक अपना सब कुछ त्यागने को तैयार था। वह इससे नफरत करती है। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि लगभग सभी लोग जो मूल रूप से उसके थे, गायब हो चुके थे। ये सही है, बिना किसी निशान के गायब हो गया, कोई जानकारी नहीं। यदि ली फोंग इस समाचार को प्राप्त करने के बाद भी ये पता नहीं लगा सकती है कि वह महिला जुगे लियांग की उपाधि के लायक क्यों नहीं है। अंततः बहुत प्रयास के बाद ली फोंग ने गुप्त रूप से अपने 23 अधीनस्थों को इकट्ठा किया। हालांकि उन पर ली तियानी के 200 से अधिक आदमियों ने भी हमला किया। उसके पास 23 अधीनस्थ थे और वह स्वयं भी थी। कुल मिलाकर 24 लोग थे, लेकिन ली तियानी के पास 200 से अधिक अधीनस्थ थे। इस तरह से हत्या शुरू हुई। हालांकि ली फोंग के आदमियों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे सिर्फ ली फोंग को ही पीछा करने से बचा पाए। बाकी 23 अधीनस्थों की तो मौके पर ही मौत हो गई। ली फोंग बच निकली और पूरी तरह से शांत हो गई, लेकिन उसने पाया कि केवल 6 महीनों में उसकी सारी पूर्ण शक्ति समाप्त हो गई थी। वह पूरी तरह से हार गई। जीवित रहने के लिए वह केवल नाइट आउल बार में ही छिप सकती थी। यह एक ऐसी जगह है जिसे वह कभी जीत नहीं सकी, एक बार जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में वह पता भी नहीं लगा सकी। हालांकि अब ये ली ग्रुप है जो झेंझों की नाइट लाइफ का राजा है।
उसी रात वह एक ऐसे आदमी को देखकर हैरान रह गई जो बहुत ही सक्षम योद्धा था और जिसने 2 सेकंड में 5 बदमाशों को मार गिराया। यदि यह एक दिन पहले होता तो वह निश्चित रूप से इस आदमी को जीतने की कोशिश करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भूल जाओ, बदला लेने के बारे में सोचने का क्या मतलब है। आइए पहले जीवित रहने पर ध्यान दें। उस रात उसने शराब पी, नृत्य किया, खुद को तृप्त किया और यहाँ तक कि अविश्वसनीय रूप से लाल बिकनी पहने हुए एक दुबले पतले आदमी के साथ घनिष्ठ नृत्य किया। वह अपने आप को तृप्त करना चाहती थी, वह अपने आप को पूरी तरह से तृप्त करना चाहती थी। तो लाल बिकिनी वाला यह आदमी उसका पहला निशाना बन गया। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आई तो वह आदमी जा चुका था। मुझे छोड़ दिया गया। क्या मैं काफी सुंदर नहीं हूँ? आईने में परी जैसी दिखने वाली महिला को देखकर ली फोंग ने धीरे से आह भरी और कपड़े पहन लिए। उसने एक कमरा बुक किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मुझे संदेह है कि वह आदमी आज रात बार में आने की हिम्मत करेगा। हालांकि वह आदमी उस रात फिर आया, लेकिन इस बार उसने लाल बिकिनी नहीं पहनी थी, बल्कि उसने बहुत छोटी शॉर्ट्स पहनी हुई थी। हे भगवान, सर्दियों के मौसम में क्या यह आदमी पागल है? एक महिला जो छोटी स्कर्ट पहनती है, जो मुश्किल से उसके नितंबों को ढकती है, उसे सेक्सी माना जाता है, लेकिन एक वयस्क पुरुष जो शॉर्ट्स पहनता है, जो मुश्किल से उसके नितंबों को ढकता है, वह क्या है? क्या तुम शैतान हो? क्या यह मेरा पहला लक्ष्य है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज रात फिर से खड़ा हो पाऊंगा। 3 घंटे तक उसने इस आदमी को लगातार नाचते देखा, फिर ठंडा पानी पीने के लिए बाथरूम में गई और नाचना जारी रखने के लिए बाहर आ गई। अरे बाप रे, ये लोग कौन है? बार में बेतहाशा नाचना तो ठीक है, लेकिन क्या आप कम से कम कुछ बियर या कुछ और नहीं ले सकते? अगर तुम बियर का एक कैन भी ले आते तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता। तुम तो ठंडा पानी पीने चले गए। खैर, ली फोंग पूरी तरह से अवाक था। हालांकि इस आदमी को देखकर जो केवल नाचता है और शराब नहीं पीता, ली फोंग को स्पष्ट रूप से थोड़ा आकर्षण महसूस हुआ। आजकल ऐसे आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। फिर ली फोंग ने अपनी चाल चली। चूंकि वे शराब नहीं पी रहे थे, उसने सुझाव दिया कि पहले वे सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए। 3 ड्रिंक्स के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे को जान गए और उसे उस आदमी का नाम भी पता चल गया। जू यांग यांग। मैं अभी भी सिंगल हूँ, या यूं कहें कि मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। फिर चीजें बहुत आसान हो गईं। 2 लोग जो एक दूसरे को जानते थे, वे शराब कैसे नहीं पी सकते थे? शराब पीने के बाद आप अधिक शराब कैसे नहीं पी सकते? ली फोंग, जो कल रात 3 बोतल शराब पीने के बाद ठीक था, आज रात केवल 2 औंस शराब पीने के बाद बेहोश हो गया है। ... उस रात वे दोनों ली फोंग द्वारा तैयार किए गए कमरे में जंगली हो गए। पागलपन भरी एक रात के बाद ली फोंग को ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जागने पर ली फोंग, जो अलग होने की तैयारी कर रही थी, ने जू यांग यांग को कुछ कहते सुना। चूंकि हम दोनों ही सिंगल हैं, तो चलो काम चला लेते हैं। बस काम चला लो। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका शिकार किया जा रहा है। हालांकि ली फोंग जानती थी कि यह खतरनाक है, फिर भी उसने उसे अपनी पहचान बताई और बताया कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन फिर जो हुआ वह ये था कि उस आदमी ने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया और फिर उन्होंने फिर से प्यार किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। आदमी ने केवल यह एक वाक्य कहा और ली फोंग ने बात करना बंद कर दिया। उस दिन ली फोंग ने जू यांग यांग के लिए कपड़े और एक कार खरीदी और उन्होंने एक साथ घर भी देखा। हालांकि उस रात जब वे दोनों नाइट आउट बार लौटने की तैयारी कर रहे थे, ली तियानी के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। ली फोंग और वह आदमी तेजी से गाड़ी चलाकर चले गए, लेकिन अंततः वे घिर गए। संकट के क्षण में उस व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और कॉल किया, लेकिन जितना अधिक वह बातचीत सुनता गया, उतना ही अधिक वह अविश्वसनीय लगने लगा। और वह तो ये भी दावा करता है कि उसकी उम्र बहुत अधिक है। क्या आप सोचते हैं कि मैं कोई बूढ़ी औरत हूँ जो जवान मर्दों का स्वाद लेना चाहती है? मुझे तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं 70 और 80 साल की 1 दर्जन से अधिक दादियों को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगी। ली फोंग ने बहुत सोचते हुए गाड़ी चलाई, लेकिन अंत में उसे फोन के दूसरी तरफ की आवाज सुननी ही पड़ी। इस व्यक्ति के अनुसार फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उनके छात्रावास का 8वां रूममेट था, जिसका उपनाम डेड पैरेट था, जो बहुत अच्छा लड़ाकू था। लेकिन अगर मैं इस स्थिति में हूं तो एक महान योद्धा होने का क्या फायदा? क्या आपको लगता है कि आज के गैंगस्टर अभी भी टीवी पर दिखाए जाने वाले गैंगस्टर जैसे ही हैं? वे सभी सबसे अच्छे लोगों से भी अधिक दयालु होने का दिखावा कर रहे हैं। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को एक बार में नहीं मार सकते तो वे निश्चित रूप से वापस लड़ेंगे। जैसे ही वह व्यक्ति अपने गंतव्य का खुलासा करने वाला था, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी कार को घेर लिया गया है। ली तियानी के आदमी हर जगह थे, आगे, पीछे और बगल में। जू यांग यांग को अलविदा कहे बिना ही गहरी सांस लेते हुए ली फोंग ने गैस पैडल पर जोर से दबा दिया और कार उसके सामने वाली कार के पिछले हिस्से से जोर से टकरा गई। जैसे ही वह अपनी गति धीमी करके घेरे से बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी और फिर कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। बेहोश होने से पहले उसने धुंधली दृष्टि से शू यांग यांग को देखा। वह आदमी जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी, अपनी जेब में कुछ डालने की कोशिश कर रहा था। फिर सब कुछ अंधकार में हो गया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। ... ली फोंग को श्रापों की एक श्रृंखला ने जगाया। धिक्कार है, तुम विकृत हो। तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत की, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। धिक्कार है, तुम विकृत सन की। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो कम से कम मुझे और मेरी औरत को तो छोड़ दो। लानत है, तुम बिगड़ैल हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो और मैं अपने आदमियों को लाकर तुम सब कमीनों को मार डालूंगा। ... तुम छोटे बदमाश, तुम इसके लिए पूछ रहे हो? टकराना, गोलियों की आवाजें गूंज उठी। अध्याय 58 लीज फार्मास्यूटिकल ग्रुप। बुरे शैतान, एडन को तुरंत ढूंढो। क्यों मत पूछो, ये जीवन मरण का प्रश्न है। फोन रखने के बाद लियू जियांगताओ जल्दी से बाहर भागे, लेकिन सड़क पर कोई टैक्सी नहीं थी। अरे, मुझे तो कार खरीद लेनी चाहिए थी। जैसे ही लियू जियांगताओ इस बात पर विचार कर रहे थे कि कार चुराई जाए या नहीं, एक परिचित कार उनके पास आकर रुकी। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आवाज कठोर और अप्रिय थी। हालांकि लियू जियांगताओ बस उस पर बैठ गए। ये सही है, यह महिला कोई और नहीं बल्कि पूर्व महिला एंकर बाइजू है। उस समय बाइजू लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक ये देखकर दंग रह गए कि एक अजीब आदमी सीधे बाइजू की कार में बैठ गया। पिछले लाइव स्ट्रीम में लाखों दर्शकों की वजह से बाइजू की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई।
इस वजह से कई लोग जिन्होंने पहले कभी बाइजू की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, वे ये देखने आए कि लाखों दर्शकों वाला यह व्यक्ति कौन है। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग इसकी अविश्वसनीय सुंदरता से आश्चर्यचकित हैं। बेशक ये और भी बेहतर होगा यदि शर्लिना बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? घर? नहीं, मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। दूसरी पार्टी मुझे थोड़ी देर में अपनी लोकेशन बता देगी और अगर आप मुझे उस समय वहां तक छोड़ सके तो मैं बहुत खुश होऊंगा। जैसे ही उसने बात की, लियू जियांगताओ ने अपना फोन खोला। लाओ याओ द्वारा उसे स्थान साझा करने के लिए भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ओह बकवास प्रतिशत, कोई बात नहीं, मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगा। सार यह है, ये बच्चा क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई स्ट्रीमर की कार में सवारी करने की? हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि होस्ट बाइजू भी इस वाक्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाती है। आखिरकार इसमें बहुत सारे कटबोली शब्द हैं। हालांकि बाइजू अभी भी बता सकती थी कि वे शब्द बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। बाइजू समझ नहीं पाए, लेकिन लियू जियांगताओ समझ गई। इस आदमी ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं इस समय बुरे मूड में हूँ। उन्होंने तुरंत ही गालियों और अपशब्दों की झड़ी लगा दी, जो दूसरे व्यक्ति के बकवास और कुतिया से कहीं अधिक स्वादिष्ट थे। लियू जियांगताओ को 10 मिनट से अधिक समय तक बिना दोहराए कोसते देखना, बाइजू की तो बात ही छोड़ ली, यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी भी जिसने पहले लियू जियांगताओ की अद्भुतता देखी थी, हक्का बक्का रह गया। अरे हम तो बस इतना जानते हैं कि आप ओरेकल बोन स्क्रिप्ट और थाई भाषा बोल सकते हैं, लेकिन आपकी अंग्रेजी भी इतनी धाराप्रवाह कैसे है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यह धाराप्रवाह है, मुख्य मुद्दा यह है कि मैं इसके कई शब्दों को समझ नहीं पाया। बेशक लियू जियांगताओ की बातें सुनने वाले अन्य लोग यही सोचेंगे कि यह आदमी बहुत सारी शब्दावली जानता है, लेकिन जो विदेशी गाली दे रहा था वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अरे यार, क्या आप विदेशी हैं या मैं विदेशी हूँ? आप मुझसे अधिक अंग्रेजी स्लैंग कैसे जानते हैं? ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं विदेशी हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जैसे ही लियू जियांगताओ काम में लग रहे थे, उनका फोन बज उठा। उनके फोन पर लोकेशन शेयर करने का विकल्प दिखाई दिया। हालांकि ये स्थान स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। स्पष्टतः किसी ने जो एडन और उसकी मालकिन को गिरफ्तार कर लिया है। अरे ये तो बहुत भयानक है। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। अगर यह कोई आम दुर्घटना है तो कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसमें बस कुछ पैसे लगेंगे और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। जब तक किसी की जान न जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि वे उस व्यक्ति को ले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वे उपनगरों की ओर जा रहे हैं। बाइजू, हम मुसीबत में हैं। इस स्थान का पीछा करो, यह महत्वपूर्ण है। जीवन दांव पर है। क्या? बाइजू थोड़ा चौंकी, पर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने गैस दबाए और कार तेजी से लोकेशन शेयरिंग एरिया की ओर चल पड़ी। उसी समय कई पुराने विद्वान जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और आधी रात को सीधा प्रसारण देख रहे थे, एकदम से दंग रह गए। अरे वाह, क्या ये वही आदमी नहीं है जो ओरेकल बोन स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा था? क्या हो रहा है? लगता है कोई जरूरी काम हो गया है। ये सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और फोन किया। हेलो जियाओ लियू, बात यह है, किसी को एक कार का पीछा करने के लिए भेजो और सुनिश्चित करो कि उसमें सवार 2 लोग सुरक्षित हैं। लाइसेंस प्लेट नंबर 4X है और उनकी वर्तमान लोकेशन 4X है। ठीक है, बस। उसने सहजता से अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, बगल से भाप में पका हुआ डुरियन उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये स्वाद बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार मैं इसे ग्रिल करूंगी, ग्रिल करने से ये ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ... इसी तरह इस मामले ने ग्रुप चैट में हंगामा मचा दिया। तीसरा भाई, क्या जो एडन का अपहरण कर लिया गया है? हे भगवान, कौन इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने झेंगझोउ में मेरे भाई का अपहरण करने की हिम्मत की? पता, मैं किसी से उसे मरवा दूंगा। ओल्ड गुआई, बूढ़े दानव, स्थान साझा कर दिया गया है, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजूंगा। बूढ़ा गुआई अंततः जीवित हो गया है। अगर शो एडन वाली घटना न होती तो समूह के लोग लाओ गुआई की ही चर्चा करते रहते, लेकिन अगर शो एडन वाली घटना न होती तो लाओ गुआई शायद जिंदा न होता। कौन जानता है कि उस बूढ़े को किसी दूरदराज के पहाड़ी गांव में ले जाया गया था। समूह में संदेशों को देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक पल सोचा और जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन लाओ याओ, क्या तुम उस औरत की जल्दी से जांच कर सकते हो जो पिछले 2 दिनों से जू एडन के आसपास रही है? उसका नाम फैंग फैंग है, वो लगभग 19 साल की है, बहुत अमीर है और शायद गिरोह के सरगना से उसके संबंध हैं। जल्दी करो और उन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो जो फैंग फैंग से जुड़े हो सकते हैं, खासकर उस गिरोह के सरगना के बारे में। तीसरा बेटा, अरे एडन में हिम्मत है। गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड चुराना मुझे बहुत पसंद है। चौथा भाई, संगठित अपराध में शामिल, ये परेशान करने वाली बात है। मेरे पिता का झेंझो के आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर बहुत कम प्रभाव है। हे भगवान, यहाँ दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी कैसे छिपा हुआ है? बूढ़ा दानव, चिंता मत करो, आधे घंटे के भीतर मैं तुम्हारे लिए फैंग फैंग और झेंझो अंडरवर्ल्ड बॉस के बारे में सारी जानकारी तैयार कर दूंगा। क्या मुझे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए? भाई लियू जियांगताओ, कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक वे खुद पुलिस को नहीं बुला लेते। बूढ़ा दानव, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई, छठा भाई, बूढ़ा गुआई, सबसे अच्छा तो यही होगा कि उन सबको एक साथ मार दिया जाए। मैं प्रहार करूंगा। लियू जियांगताओ लाओ गुआई के शब्दों से थोड़ा उलझन में थे। आखिर इस बूढ़े का परिवार क्या करता है? वो इतना जानलेवा आभामंडल क्यों बिखेरता है? लेकिन अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है। एक पल सोचने के बाद लियू जियांगताओ ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे मार डालो। यह कोई मजाक नहीं है। हालांकि उसने वास्तविक दुनिया में कभी किसी को नहीं मारा है, लेकिन उसने दूसरी दुनिया में अनगिनत लोगों को मार डाला है। वह पहले जैसा डरपोक सहमत व्यक्ति नहीं रहा। लियू जियांगताओ के शब्दों को देखते हुए दूर किसी अनजान जगह पर बैठे लाओ गुआई ने चुपचाप उस संदेश को हटा दिया जिसे उन्होंने संपादित किया था। बहुत बढ़िया, झेंगझोउ के भाइयों से कहो कि वे नजर रखें। अगर भाई बा इसे संभाल नहीं सकते तो उन्हें मामले को अपने हाथ में लेने दें। अगर भाई बा इसे संभाल सकते हैं तो उन्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ... उसी समय सिस्टर बम, जिसने अभी अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ने आदतन अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर दी और लियू जियांगताओ को बाइजू की कार में बैठते हुए देखा और यह भी सुना कि लियू जियांगताओ ने क्या कहा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सिस्टर बम ने आखिरकार अपना फोन उठाया और उस परिचित लेकिन अपरिचित नंबर पर डायल किया।
अरे दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। डॉट डॉट डॉट। उसी समय बीजिंग के एक साधारण से आंगन वाले घर में सफेद बालों से लदा एक बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वाह, जियाओवे ने आखिरकार इस बूढ़े आदमी को बुला लिया। कुछ पल रोने के बाद बूढ़े ने अपने फोन की तरफ देखा और उसे कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और फोन किया। अरे जियाओ की आंख, मेरा पोता झेंझाओ में मुसीबत में है। नहीं, मुसीबत में उसका दोस्त है। मेरा पोता उसका पीछा कर रहा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरा पोता सुरक्षित रहे। ये सही है, उसके सिर का एक भी बाल नहीं गिरना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही एक के बाद एक फोन कॉल आए, झेंझाओ के सभी प्रमुख कर्मचारी बिस्तर से उठ गए। चाहे वह सेना हो, पुलिस हो या राजनीतिक प्रतिष्ठान हो, सत्ता में बैठे लगभग सभी लोग नियंत्रण में हैं। ये सब एक नाम के कारण है, लियू जियांगताओ। 3 मिनट बाद उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग सभी सैन्य कर्मियों को जिन्हें तैनात किया जा सकता था, तैनात कर दिया गया। 5 मिनट बाद लगभग सभी पुलिस अधिकारी जुट गए। 10 मिनट बाद तैनात लगभग सभी कर्मियों ने अपना गंतव्य निर्धारित कर लिया था। ली का फार्मास्यूटिकल समूह झेंझाओ के पश्चिमी उपनगरों में स्थित है। झेंझाओ ली ग्रुप के अंतर्गत सबसे बड़ी दवा कंपनी ली फार्मास्यूटिकल ग्रुप हर साल आश्चर्यजनक रूप से करोड़ों युआन खो रही है। फिर भी लीच फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी कंपनी है जो साल के 365 दिन बिना आराम के काम करती है। मेरे फोन पर आई लीच फार्मास्यूटिकल ग्रुप के बारे में जानकारी और अंत में दिए गए नोट्स को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे दूषित दूध पाउडर के उत्पादन में शामिल हो। ठीक है, भले ही वह दूषित दूध पाउडर के निर्माण में शामिल था या नहीं, ऊपर सूचीबद्ध सबूतों को देखते हुए लियू जियांगताओ मौके पर ही ली तियानई को मारने के लिए तैयार था। भले ही हम उसे मार न सकें, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह फिर कभी न उठ सके। उपरोक्त सामग्री बहुत सरल है। पिछले 20 वर्षों में ली तियानी के अपराध। जब वह सबूत इकट्ठा कर सका तो उसने व्यक्तिगत रूप से 5 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से 2 ली फॉन के माता पिता थे। उनके ली ग्रुप के कारण सैकड़ों लोग घायल हो गए या अपंग हो गए। बेशक यह अभी भी अनिश्चित है कि उसने जहरीला दूध बनाया था या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से बिक्री में भाग लिया था। ली तियानी की स्थापना ने झेंझाओ में 70% से अधिक दूषित दूध पाउडर बेचा। अपने सामने ली के फार्मास्यूटिकल ग्रुप को देखते हुए लियू जियांगताओ शांति से कार से बाहर निकले और लापरवाही से एक रत्न जमीन पर फेंक दिया। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, आप इसे खेल के लिए ले सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। रत्न को लापरवाही से सीट पर उछाला हुआ देखकर न केवल स्नो व्हाइट बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक भी अचंभित रह गए। मुझे पहले नहीं पता था कि इन चीजों की कीमत कितनी है, लेकिन कल झेंझाओ ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष किन यू ने 27 रत्नों के हस्तांतरण समझौते की घोषणा की। अरे 27, इसकी कीमत करोड़ों में है। अध्याय 58 लीज फार्मास्यूटिकल ग्रुप। बूढ़े शैतान एडन को तुरंत ढूंढो। क्यों मत पूछो, ये जीवन मरण का प्रश्न है। फोन रखने के बाद लियू जियांगताओ जल्दी से बाहर भागे, लेकिन सड़क पर कोई टैक्सी नहीं थी। अरे मुझे तो कार खरीद लेनी चाहिए थी। जैसे ही लियू जियांगताओ इस बात पर विचार कर रहे थे कि कार चुराई जाए या नहीं, एक परिचित कार उनके पास आकर रुकी। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आवाज कठोर और अप्रिय थी। हालांकि लियू जियांगताओ बस उस पर बैठ गए। ये सही है, यह महिला कोई और नहीं बल्कि पूर्व महिला एंकर बाइजू है। उस समय बाइजू लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक ये देखकर दंग रह गए कि एक अजीब आदमी सीधे बाइजू की कार में बैठ गया। पिछले लाइव स्ट्रीम में लाखों दर्शकों की वजह से बाइजू की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। इस वजह से कई लोग जिन्होंने पहले कभी बाइजू की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, वे ये देखने आए कि लाखों दर्शकों वाला यह व्यक्ति कौन है। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग इसकी अविश्वसनीय सुंदरता से आश्चर्यचकित हैं। बेशक ये और भी बेहतर होगा यदि शर्ली न बोले। तुम कहाँ जा रहे हो? घर? नहीं, मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। दूसरी पार्टी मुझे थोड़ी देर में अपनी लोकेशन बता देगी और अगर आप मुझे उस समय वहां तक छोड़ सके तो मैं बहुत खुश होऊंगा। जैसे ही उसने बात की, लियू जियांगताओ ने अपना फोन खोला। लाओ याओ द्वारा उसे स्थान साझा करने के लिए भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ओह बकवास प्रतिशत, कोई बात नहीं, मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगा। सार यह है, ये बच्चा क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई स्ट्रीमर की कार में सवारी करने की? हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि होस्ट बाइजू भी इस वाक्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाती है। आखिरकार इसमें बहुत सारे कटबोली शब्द हैं। हालांकि बाइजू अभी भी बता सकती थी कि वे शब्द बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। बाइजू समझ नहीं पाए, लेकिन लियू जियांगताओ समझ गई। इस आदमी ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं इस समय बुरे मूड में हूँ। उन्होंने तुरंत ही गालियों और अपशब्दों की झड़ी लगा दी, जो दूसरे व्यक्ति के बकवास और कुतिया से कहीं अधिक स्वादिष्ट थे। लियू जियांगताओ को 10 मिनट से अधिक समय तक बिना दोहराए कोसते देखना, बाइजू की तो बात ही छोड़ ली, यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी भी जिसने पहले लियू जियांगताओ की अद्भुतता देखी थी, हक्का बक्का रह गया। अरे हम तो बस इतना जानते हैं कि आप ओरेकल बोन स्क्रिप्ट और थाई भाषा बोल सकते हैं, लेकिन आपकी अंग्रेजी भी इतनी धारा प्रवाह कैसे है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यह धारा प्रवाह है, मुख्य मुद्दा यह है कि मैं इसके कई शब्दों को समझ नहीं पाया। बेशक लियू जियांगताओ की बातें सुनने वाले अन्य लोग यही सोचेंगे कि यह आदमी बहुत सारी शब्दावली जानता है, लेकिन जो विदेशी गाली दे रहा था वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अरे यार, क्या आप विदेशी हैं या मैं विदेशी हूँ? आप मुझसे अधिक अंग्रेजी स्लैंग कैसे जानते हैं? ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं विदेशी हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जैसे ही लियू जियांगताओ काम में लग रहे थे, उनका फोन बज उठा। उनके फोन पर लोकेशन शेयर करने का विकल्प दिखाई दिया। हालांकि ये स्थान स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। स्पष्टतः किसी ने जू एडन और उसकी मालकिन को गिरफ्तार कर लिया है। अरे ये तो बहुत भयानक है। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। अगर यह कोई आम दुर्घटना है तो कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसमें बस कुछ पैसे लगेंगे और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। जब तक किसी की जान न जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि वे उस व्यक्ति को ले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वे उपनगरों की ओर जा रहे हैं। बाइजू, हम मुसीबत में हैं। इस स्थान का पीछा करो, यह महत्वपूर्ण है। जीवन दांव पर है। क्या? बाइजू थोड़ा चौंकी, पर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने गैस दबाए और कार तेजी से लोकेशन शेयरिंग एरिया की ओर चल पड़ी।
उसी समय कई पुराने विद्वान जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और आधी रात को सीधा प्रसारण देख रहे थे, एकदम से दंग रह गए। अरे वाह, क्या ये वही आदमी नहीं है जो ओरेकल बोन स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा था? क्या हो रहा है? लगता है कोई जरूरी काम हो गया है। ये सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और फोन किया। हेलो जिया ओलियू, बात यह है, किसी को एक कार का पीछा करने के लिए भेजो और सुनिश्चित करो कि उसमें सवार 2 लोग सुरक्षित हैं। लाइसेंस प्लेट नंबर 4X है और उनकी वर्तमान लोकेशन 4X है। ठीक है, बस। उसने सहजता से अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, बगल से भाप में पका हुआ डुरियन उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये स्वाद बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार मैं इसे ग्रिल करूंगी, ग्रिल करने से ये ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह इस मामले ने ग्रुप चैट में हंगामा मचा दिया। तीसरा भाई, क्या जो एडन का अपहरण कर लिया गया है? हे भगवान, कौन इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने झेंगझोउ में मेरे भाई का अपहरण करने की हिम्मत की? पता, मैं किसी से उसे मरवा दूंगा। ओल्ड गुआई, बूढ़े दानव, स्थान साझा कर दिया गया है, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजूंगा। बूढ़ा गुआई अंततः जीवित हो गया है। अगर शू एडन वाली घटना न होती तो समूह के लोग लाओ गुआई की ही चर्चा करते रहते, लेकिन अगर शू एडन वाली घटना न होती तो लाओ गुआई शायद जिंदा न होता। कौन जानता है कि उस बूढ़े को किसी दूरदराज के पहाड़ी गांव में ले जाया गया था। समूह में संदेशों को देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक पल सोचा और जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन लाओ याओ, क्या तुम उस औरत की जल्दी से जांच कर सकते हो जो पिछले 2 दिनों से जू एडन के आसपास रही है? उसका नाम फैंग फैंग है, वो लगभग 19 साल की है, बहुत अमीर है और शायद गिरोह के सरगना से उसके संबंध हैं। जल्दी करो और उन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो जो फैंग फैंग से जुड़े हो सकते हैं, खासकर उस गिरोह के सरगना के बारे में। तीसरा बेटा, अरे एडन में हिम्मत है। गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड चुराना मुझे बहुत पसंद है। चौथा भाई, संगठित अपराध में शामिल, ये परेशान करने वाली बात है। मेरे पिता का झेंझो के आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर बहुत कम प्रभाव है। हे भगवान, यहाँ दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी कैसे छिपा हुआ है? बूढ़ा दानव, चिंता मत करो, आधे घंटे के भीतर मैं तुम्हारे लिए फैंग फैंग और झेंझो अंडरवर्ल्ड बॉस के बारे में सारी जानकारी तैयार कर दूंगा। क्या मुझे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए? भाई लियू जियांगताओ, कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक वे खुद पुलिस को नहीं बुला लेते। बूढ़ा दानव, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई, छठा भाई, बूढ़ा गुआई, सबसे अच्छा तो यही होगा कि उन सबको एक साथ मार दिया जाए। मैं प्रहार करूंगा। लियू जियांगताओ लाओ गुआई के शब्दों से थोड़ा उलझन में थे। आखिर इस बूढ़े का परिवार क्या करता है? वो इतना जानलेवा आभामंडल क्यों बिखेरता है? लेकिन अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है। एक पल सोचने के बाद लियू जियांगताओ ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे मार डालो। यह कोई मजाक नहीं है। हालांकि उसने वास्तविक दुनिया में कभी किसी को नहीं मारा है, लेकिन उसने दूसरी दुनिया में अनगिनत लोगों को मार डाला है। वह पहले जैसा डरपोक सहमत व्यक्ति नहीं रहा। लियू जियांगताओ के शब्दों को देखते हुए दूर किसी अनजान जगह पर बैठे लाओ गुआई ने चुपचाप उस संदेश को हटा दिया जिसे उन्होंने संपादित किया था। बहुत बढ़िया, झेंगझोउ के भाइयों से कहो कि वे नजर रखें। अगर भाई बा इसे संभाल नहीं सकते तो उन्हें मामले को अपने हाथ में लेने दें, अगर भाई बा इसे संभाल सकते हैं तो उन्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उसी समय सिस्टर बम, जिसने अभी अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ने आदतन अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर दी और लियू जियांगताओ को बाइजू की कार में बैठते हुए देखा और यह भी सुना कि लियू जियांगताओ ने क्या कहा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सिस्टर बम ने आखिरकार अपना फोन उठाया और उस परिचित लेकिन अपरिचित नंबर पर डायल किया। अरे दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसी समय बीजिंग के एक साधारण से आंगन वाले घर में सफेद बालों से लदा एक बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वाह, जियाओवे ने आखिरकार इस बूढ़े आदमी को बुला लिया। कुछ पल रोने के बाद बूढ़े ने अपने फोन की तरफ देखा और उसे कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और फोन किया। अरे जियाओ कियांग, मेरा पोता झेंझोउ में मुसीबत में है। नहीं, मुसीबत में उसका दोस्त है। मेरा पोता उसका पीछा कर रहा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरा पोता सुरक्षित रहे। ये सही है, उसके सिर का एक भी बाल नहीं गिरना चाहिए। जैसे ही एक के बाद एक फोन कॉल आए, झेंझोउ के सभी प्रमुख कर्मचारी बिस्तर से उठ गए। चाहे वह सेना हो, पुलिस हो या राजनीतिक प्रतिष्ठान हो, सत्ता में बैठे लगभग सभी लोग नियंत्रण में हैं। ये सब एक नाम के कारण है, लियू जियांगताओ। 3 मिनट बाद उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग सभी सैन्य कर्मियों को जिन्हें तैनात किया जा सकता था, तैनात कर दिया गया। 5 मिनट बाद लगभग सभी पुलिस अधिकारी जुट गए। 10 मिनट बाद तैनात लगभग सभी कर्मियों ने अपना गंतव्य निर्धारित कर लिया था। ली का फार्मास्यूटिकल समूह झेंझोउ के पश्चिमी उपनगरों में स्थित है। झेंझोउ ली ग्रुप के अंतर्गत सबसे बड़ी दवा कंपनी ली फार्मास्यूटिकल ग्रुप हर साल आश्चर्यजनक रूप से करोड़ों युआन खो रही है। फिर भी लीच फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी कंपनी है जो साल के 365 दिन बिना आराम के काम करती है। मेरे फोन पर आई लीच फार्मास्यूटिकल ग्रुप के बारे में जानकारी और अंत में दिए गए नोट्स को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे दूषित दूध पाउडर के उत्पादन में शामिल हो। ठीक है, भले ही वह दूषित दूध पाउडर के निर्माण में शामिल था या नहीं, ऊपर सूचीबद्ध सबूतों को देखते हुए लियू जियांगताओ मौके पर ही ली तियानई को मारने के लिए तैयार था। भले ही हम उसे मार न सके, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह फिर कभी न उठ सके। उपरोक्त सामग्री बहुत सरल है। पिछले 20 वर्षों में ली तियानी के अपराध। जब वह सबूत इकट्ठा कर सका तो उसने व्यक्तिगत रूप से 5 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से 2 ली फॉन के माता पिता थे। उनके ली ग्रुप के कारण सैकड़ों लोग घायल हो गए या अपंग हो गए। बेशक यह अभी भी अनिश्चित है कि उसने जहरीला दूध बनाया था या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से बिक्री में भाग लिया था। ली तियानी की स्थापना ने झेंझोउ में 70% से अधिक दूषित दूध पाउडर बेचा। अपने सामने ली के फार्मास्यूटिकल ग्रुप को देखते हुए लियू जियांगताओ शांति से कार से बाहर निकले और लापरवाही से एक रत्न जमीन पर फेंक दिया। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, आप इसे खेल के लिए ले सकते हैं। रत्न को लापरवाही से सीट पर उछाला हुआ देखकर न केवल स्नो व्हाइट बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक भी अचंभित रह गए। मुझे पहले नहीं पता था कि इन चीजों की कीमत कितनी है, लेकिन कल झेंझोउ ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष किन यू ने 27 रत्नों के हस्तांतरण समझौते की घोषणा की। अरे 27, इसकी कीमत करोड़ों में है।
अध्याय 59 ली तियानाई। ली फार्मास्यूटिकल ग्रुप के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर लियू जियांगताओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ली फार्मास्यूटिकल ग्रुप, जिसने कभी उत्पादन बंद नहीं किया था, अब बंद हो चुका था। बंद दरवाजे को देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक गहरी सांस ली, अपना दाहिना पैर उठाया और उसे फुसफुसाहट के साथ बाहर निकाल दिया। बूम, चीख, चरमराहट। 6 मीटर चौड़े गेट को लात मारकर प्रेटजेल के आकार में ढाल दिया गया। जैसे ही लियू जियांगताओ अंदर गए, अचानक गोली चलने की आवाज आई। टकराना। आवाज धीमी थी, जिसने कभी बंदूक नहीं संभाली हो वह ये भी सोच सकता है कि कार का टायर फट गया है। लेकिन लियू जियांगताओ कौन है? ओन बाग ब्रह्मांड में बंदूक चलाने के समय को छोड़कर लियू जियांगताओ ने पे वेट की व्यवस्था के तहत एंटर द ड्रैगन की दुनिया में अकेले 3 महीने तक बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया। गोलियों के जरिए इस बात को और भी स्पष्ट करें, लियू जियांगताओ ने अकेले ही अपनी शूटिंग प्रैक्टिस में पिस्तौल की 15,000 राउंड गोलियां इस्तेमाल की। आप कह सकते हैं कि 50 मीटर के दायरे में यह आदमी पिस्तौल से हर बार निशाने पर निशाना साध सकता था। 300 मीटर के भीतर राइफल हर बार लक्ष्य को भेद सकती है। लगभग 50,000 राउंड गोला बारूद का उपयोग करने के बाद लियू जियांगताओ गोलियों की आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया था। इसलिए जैसे ही गोली चली, लियू जियांगताओ को पता चल गया कि गोली पिस्तौल से आई है। टाइप 54 पिस्तौल एक समय सबसे लोकप्रिय थी। यद्यपि टाइप 54 पिस्तौल आधुनिक पिस्तौलों जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह निर्विवाद है कि इसकी मारक क्षमता अभी भी काफी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की पिस्तौल प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि इसका उत्पादन मात्रा बड़ी है, उत्पादन समय भी कम है तथा उत्पादन में आसानी है। इसलिए जब अंदर से टाइप 54 पिस्तौल की आवाज आई तो लियू जियांगताओ को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल तुरंत उसके गले में आ गया। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो गोली चलाने की हिम्मत कर ली। यद्यपि यह झेंझों का उपनगर है, फिर भी यहाँ आसपास काफी कारखाने और लोग हैं। ली ग्रुप ने दिन दहाड़े गोलियां चलाने की हिम्मत की। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पूर्व के इस सबसे रहस्यमय देश में बंदूकें प्रतिबंधित हैं। ये लोग बिल्कुल अपमानजनक हैं। एक उदास अभिव्यक्ति के साथ लियू जियांगताओ ने स्थान साझा करने पर एक आखिरी नजर डाली, दूसरे पक्ष के स्थान की पुष्टि की और फिर एक पलक झपकते ही अपने गंतव्य की ओर दौड़ पड़े। इस बीच ली के फार्मास्यूटिकल समूह के भूमिगत कक्ष में एक युवक ने घबराहट में जू एडन को देखा। हाँ, गोली उसी ने चलाई थी। ये युवक कोई और नहीं बल्कि ली तियानी का इकलौता बेटा ली हाओरान था। एक हाई स्कूल का छात्र जो केवल 16 वर्ष का है। बेशक ये केवल एक पहचान है, उसकी दूसरी पहचान ली फॉन का गुप्त प्रशंसक है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके पिता ली फॉन को उनकी सहायता करने और उनके बेटे के रूप में उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पाल रहे थे। इसके लिए ली हाओरान अपने पिता के प्रति अत्यंत आभारी थे। उसने न केवल अपनी सहायता के लिए किसी का प्रबंध किया, बल्कि वह एक बहुत ही सुंदर महिला भी थी। 12 वर्ष की उम्र से ही ली हाओरान को ली फॉन पर क्रश था और उसे इसका एहसास भी नहीं था। अनगिनत रातों तक ली हाओरान की कल्पना की एकमात्र वस्तु ली फॉन थी। मूल रूप से उसने पहले ही योजना बना ली थी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद वह अपने पिता से ली फॉन को उसे देने के लिए कहेगा। लेकिन कल ही जब वह विदेश से लौटा और ली फॉन के साथ फ्लर्ट करने वाला था, तो उसे बताया गया 19वीं उपपत्नी ने स्वामी को धोखा दिया है और उसका जू यांग नामक व्यक्ति के साथ संबंध है। उस क्षण ली हाओरान को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का सूरज मिट गया हो। विश्वासघात को एक तरफ रखते हुए जिस स्त्री से वह प्यार करता है, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता था कि उसके पिता ने उसके लिए उसे तैयार किया है, वह उसके पिता की स्त्री कब बन गई? या वह पिताजी की 19वीं उपपत्नी है? और जू यांग नाम के उस आदमी को ली फॉन के साथ रहने का क्या अधिकार है? इस समय ली हाओरान को लगा कि उसका जीवन एक नीरस ग्रे में बदल गया है। मैंने हाई स्कूल में केवल आधा वर्ष ही विदेश में अध्ययन किया था, वापस आने पर सब कुछ कैसे बदल गया। जैसे ही ली हाओरान अपने पिता से इस मामले के बारे में पूछने वाले थे, ली तियानी ली हाओरान को सीधे ली के फार्मास्यूटिकल ग्रुप में ले गए, जहां उन्होंने ली फॉन का इंतजार किया, जिसके लिए वह तरस रहे थे, और निश्चित रूप से बांस का खंभा, जिसे ली फॉन का नया आदमी कहा जाता था। बेहोश ली फॉन को उसके पीले चेहरे को देखते हुए और फिर यह सोचते हुए कि यह महिला पिछले 6 महीनों में 2 पुरुषों के साथ कैसे रही थी, किसी कारण से ली हाओरान को ली फॉन के प्रति घृणा की भावना महसूस हुई। यह एहसास ऐसा है जैसे आप एक नई पानी की बोतल खरीद रहे हो और आपको पता चले कि आपके पिताजी ने उसे एक बार इस्तेमाल किया है और फिर किसी अजनबी ने उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया है। यद्यपि कप वैसा ही दिखता है, लेकिन यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो आप इसे धोने और साफ करने के बाद भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जब उसे पता चला कि उसका इस्तेमाल किसी और ने किया है, तो वह अपने दिल में उस बाधा को पार नहीं कर सका। मेरी चीजें किसी और ने इस्तेमाल कर ली हैं। वह इतना क्रोधित था कि किसी को मार डालना चाहता था। जू यांग को फोन काटते देख ली हाओरान ने अंगरक्षक की पिस्तौल ले ली और जू यांग को धमकाकर झुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसे ली फांग पसंद नहीं है और ली फांग के लिए अपमानजनक बातें कही। लेकिन जवाब में उसने और भी ज्यादा बेकाबू होकर चिल्लाया। जू यांग को बेशर्मी से उसे बिगड़ेल कहते देख गुस्से से आग बबूला ली हाओरान खुद को रोक नहीं पाया। उसने चतुराई से सेफ्टी लॉक हटाया और ट्रिगर खींचकर 5 मीटर दूर जू यांग के दिल पर गोली चला दी। टकराना, बंदूक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि जो गोलियां पहले ही चल चुकी हैं, वे वापस नहीं आ सकती। जू यांग को देखते हुए, जो हवा में लटकी हुई थी, उसका सिर नीचे हो गया और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे यह मर चुका है। मैंने किसी को मार डाला। ली हाओरान स्तब्ध होकर यंत्रवत यह वाक्य बोल रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही ली तियानी दौड़कर ली हाओरान के पास पहुंचे। अपने बेटे को देखकर जो जमीन पर ऐसे बैठा था मानो बुरी तरह डर गया हो, ली तियानी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। हालांकि वह इस बेटे से बहुत असंतुष्ट था, चाहे वह कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, दूसरा पक्ष अभी भी उसका बेटा था। बेवकूफ, पहले हाओरान को ले जाओ और निकल जाओ, और बंदूक भी फेंक दो, उंगलियों के निशान वगैरह साफ कर दो, और उन दोनों कमीनों की बात है, उन्हें मार डालो। जैसे ही उसने बात की, ली तियान ने ली फॉन की ओर देखा, जो स्टूल से बंधा हुआ था, उसका मुंह बंद था और वह ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में खुलेआम उपहास की चमक थी। उस समय तुम्हारी मां कृतघ्न थी और तुम्हारे उस निकम्मे पिता के साथ रहने पर अड़ी थी, इसलिए मैंने उन दोनों को मार डाला। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मैं उस औरत को नहीं पा सकता तो मैं उनके बच्चे को पाल लूंगा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इतने कमीने होगे, मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बोलते हुए ली तियानाई ने उस काना आंख वाले आदमी को आंख मारी।
अगले ही पल उस काना आंख वाले आदमी ने खंजर निकाला और ठंडी मुस्कान के साथ ली फॉन के पास आया। 19वीं उपपत्नी, मुझे बहुत खेद है। ली फॉन के सामने चाकू लहराते हुए उसने गहरी उदासी के साथ कहा, क्या तुम्हें मेरी यह छोटी सी आंख याद है? जैसे ही उसने यह बात कही, वन आइड ड्रैगन ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे पता चला कि उसकी बाईं आंख में एक बड़ा छेद था। 2 साल पहले मैंने बस एक औरत के साथ सोया था। तुमने न सिर्फ मेरे अंडकोश फाड़ डाले बल्कि मेरी बाईं आंख भी फाड़ डाली। उस दिन से मैं इस दिन के बारे में सोच रहा हूँ, हे। जैसे ही उसने यह बात कही, एक आंख वाले आदमी ने एक खंजर उठाया और उसे ली फॉन के निचले शरीर में बुरी तरह से घोंप दिया। 2 साल पहले इस महिला की वजह से मैंने पुरुष होने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया था। अब से 2 साल बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें फिर कभी महिला बनने का मौका न मिले। गाह गाह गाह, चीखों और दहाड़ों, टकराना, डिंग डोंग। वह खंजर जो मूल रूप से ली फॉन के निचले शरीर पर निशाना साधा गया था, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। फिर उस एक आंख वाले आदमी को देखिए जो खून से लथपथ सिर के साथ जमीन पर पड़ा है और उसके बगल में खून से सनी एक ईंट है। सहज रूप से ली तियानी अचानक उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि दरवाजा जो पहले बंद था उसके खुलने का कोई संकेत भी नहीं दिखा। कौन? ली तियानी ने सतर्कता से चारों ओर देखा, जबकि उसके अंगरक्षकों ने उसे घेर लिया। ली तियानी को 12 अंगरक्षकों से घिरा देखकर छत पर खड़े लियू जियांगताओ ने उपहास किया और मूक व्यक्ति की लाश को सीधे ली तियानी के सिर की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसने मूक व्यक्ति के शरीर को नीचे फेंका, लियू जियांगताओ ने एक साथ बेहोश ली हाओरान को पकड़ लिया और 3 मीटर ऊंची छत से कूद गया। तुम्हारा पिता मैं हूँ। हाँ, ये सुनकर सभी ने अनायास ही ऊपर देखा और उन्हें एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो उनके सिर पर प्रहार करने वाली थी। जब खतरा अचानक आता है तो लोग या तो ठिठक जाते हैं या तुरंत हमला कर देते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। बेशक ली तियानी और उसके आसपास के गुंडों के लिए, जिनमें से अधिकांश कई मौतों के लिए जिम्मेदार थे, उनकी पहली प्रतिक्रिया गोलीबारी करना थी। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन सारी गोलियां उस गूंगे आदमी पर लगी। यहां तक कि कभी कभार जो गोलियां निशाने से चूक गईं, वे भी लियू जियांगताओ को लगी, जो उनके सामने खड़े ली हाओरान को लगी। दुर्भाग्यवश एक गोली ली हाओरान के बाएं सीने में लगी। टकराना। जैसे ही वह नीचे उतरा, लियू जियांगताओ ने ली हाओरान के शरीर को भीड़ की ओर फेंक दिया और उसी समय वह आगे बढ़ा और सीधे भीड़ में गोली चला दी। उसे मार डालो। ली तियानी ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और लियू जियांगताओ पर गोली चला दी, लेकिन लियू जियांगताओ उसे 5 मीटर से भी कम दूरी से गोली चलाने का मौका कैसे दे सकता था। लियू जियांगताओ ने गति बढ़ाई और बिना किसी रोक टोक या बचाव के सीधे ली तियानी पर हमला कर दिया। शक्तिशाली प्रहार से ली तियानी का रास्ता रोकने वाला बदमाश उड़ गया। टकराना। जिस क्षण शरीर को हवा में उठाया जाता है वह पहले ही मर चुका होता है। उसी समय जब उसका प्रतिद्वंद्वी हवा में ऊपर उठा और ली तियानी का दृश्य अवरुद्ध कर दिया, लियू जियांगताओ ने ली तियानी की छाती पर एक शक्तिशाली कंधे का प्रहार किया। टकराना। हालांकि लियू जियांगताओ ने उसकी आक्रमण शक्ति को कम करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी ली तियानी अनजाने में ही गिर पड़ा। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। इस बच्चे को मार डालो। अन्य गुंडों ने मुड़कर लियू जियांगताओ पर हमला कर दिया, लेकिन नजदीकी मुकाबले में लियू जियांगताओ उनसे कैसे डर सकता था। टेंडन और हड्डियों को अलग करने की तकनीक। एक धीमी चीख के साथ लियू जियांगताओ के हाथ प्रेत की तरह प्रत्येक व्यक्ति पर चमक उठे। अगले ही पल जमीन पर 1 दर्जन से अधिक लोग थे जिनके जोड़ उखड़ गए थे। जो एडन को हवा में लटका हुआ और अभी भी मृत होने का नाटक करते हुए देखकर लियू जियांगताओ अवाक रह गए। धिक्कार है, अगर इस आदमी की पूरी बॉडी चेक करने के लिए 1000 सोने के सिक्के खर्च न किए गए होते और पता न चला होता कि गोली सिर्फ उसकी त्वचा को छूकर निकली है, तो लियू जियांगताओ भी निश्चित रूप से इस आदमी द्वारा मूर्ख बना दिया गया होता। टपक टपक, पुलिस आ गई है। अध्याय 60 और उसका अगला भाग। ली तियानी बहुत घमंडी है। वो तब भी घमंडी था जब पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई थी। झिंगझोऊ के बेताज बादशाह होने के नाते उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। उसे पहले भी हथकड़ी लगाई गई थी, लेकिन आमतौर पर उसे सिर्फ औपचारिकता के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था और फिर कोई सबूत न होने पर छोड़ दिया जाता था। ली तियानी को इस बार भी यही उम्मीद थी। हालांकि पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में बैठे बैठे भी न तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को देखा और न ही अपने निजी वकील को। ली तियानी घबरा गए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के ईमेल में रहस्यमय तरीके से सामने आए विभिन्न सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने जल्दी से उस कारखाने का पता लगा लिया जहां ली तियानी ने दूषित दूध पाउडर का निर्माण किया था, और विभिन्न वीडियो और तस्वीरों के आधार पर उन्होंने जल्दी से ली तियानी के समूह के सदस्यों को पकड़ लिया जिन्होंने दूषित दूध पाउडर बेचा था। जब पुलिस तनावपूर्ण तैयारियों के बाद वहां पहुंचने वाली थी तो उन्होंने पाया कि दूषित दूध पाउडर बेचने वाले लगभग सभी सदस्य रात भर में बेहोश हो गए थे और उनके अंग उखड़ गए थे। पुलिस, जो शुरू में संभावित हताहतों के बारे में चिंतित थी, ने बस आराम से टहलते हुए ली तियानी के आपराधिक गिरोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बेशक ली फॉन के अपराध को कम करने के लिए चाहे वह लाओ याओ, लियू जियांगताओ या छात्रावास के अन्य सदस्य हों, वे सभी ली फॉन के नाम पर काम करते थे। पहले तो ली तियानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उनके सामने दूषित दूध पाउडर के डिब्बे रखे गए, जब मेज पर पिस्तौल की तस्वीरें रखी गईं और जब उनके बयान दर्ज किए गए तो ली तियानी रो पड़े। बात यहां तक पहुंच गई है और यदि कोई गवाह न भी हो तो भी यह सबूत उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त होगा। और तो और जिस दिन ली फॉन्ग और जू यांग को बचाया गया, उसी दिन उनके इकलौते बेटे ली हाओरान की भी मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। सब कुछ खत्म हो गया। सभी ने हमें धोखा दिया है। न सिर्फ उसके गुंडे बल्कि उसकी बाकी 18 औरतें भी उससे तुरंत दूर हो गईं। कुछ कम उम्र की ज्यादा चालाक औरतें तो बॉयफ्रेंड ढूंढकर विदेश चली गईं। जहां तक अन्य महिलाओं का प्रश्न है तो मात्र 3 दिनों में ही कुछ ने विवाह कर लिया तथा कुछ ने विवाह करके अपना विवाह पंजीकृत भी करा लिया। इससे पता चलता है कि इन महिलाओं के कुछ समय पहले अन्य पुरुष भी थे। उनकी गिरफ्तारी उनके लिए उनसे पूरी तरह छुटकारा पाने का एक अवसर मात्र थी। एक पल के लिए ली तियानी को लगा कि उसने अपने सिर पर हरी टोपी नहीं पहनी है, बल्कि उसके ऊपर एक हरा घास का मैदान उगाया है। कभी कभी अल्पाकाओं का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ निकल जाता। ली फॉन्ग के पूर्ण सहयोग से ली तियानी की सारी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली गई। कड़ी जांच के बाद पता चला कि ली तियानी की संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से 10 अरब युआन तक पहुंच गई थी। कई अरब डॉलर का कारोबार कई बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज को मत भूलें, समय।
ली तियानी ने ये सब केवल 3 वर्षों में हासिल कर लिया। 3 वर्षों में उन्होंने अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली। यह आदमी वस्तुतः एक धोखाखोर है। 5 दिन बाद ली तियानी के मामले की सार्वजनिक सुनवाई हुई। ली तियानी को अत्यधिक मात्रा में दूषित दूध पाउडर बनाने और बेचने, अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने, जानबूझकर हत्या करने और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और तत्काल मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। शेष जिन व्यक्तियों को तत्काल मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, उनमें 47 ऐसे गुंडे शामिल हैं जिन पर हत्या का आरोप है, उच्च पदस्थ अधिकारी जिन्होंने बड़ी मात्रा में जहरीला दूध पाउडर बेचा था, तथा अन्य लोग भी शामिल हैं। कई अन्य को आजीवन कारावास या निश्चित अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। फिर ली तियानी की 19 औरतें भी हैं। उनकी पहली पत्नी को छोड़कर, जिन्होंने शुरुआत में ही अपनी छवि साफ करने की कोशिश की और एक कम उम्र के आदमी के साथ विदेश चली गई, बाकी 18 औरतों को अलग अलग कारणों से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बैठक का परिणाम ये हुआ कि अन्य 17 महिलाओं को ली तियानी की कुछ संपत्ति मिल गई और हालांकि वे अनिच्छुक थीं, फिर भी उन्होंने अंततः अपनी अवैध कमाई सौंप दी। यहाँ सबसे कठिन व्यक्ति ली फोंग है, जो ली तियानी की पूर्व 19वीं उपपत्नी है। ली परिवार की पूर्व महिला रणनीतिकार। जांच के बाद हालांकि ली फोंग हत्या, विषाक्त दूध पाउडर के उत्पादन या विषाक्त दूध पाउडर की बिक्री में शामिल नहीं थी, ली समूह के रणनीतिकार के रूप में वह सजा से बच नहीं सकी। ली फोंग के अपराध की परिस्थितियों के आधार पर उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन इस बार ली तियानी के आपराधिक गिरोह के पूर्ण उन्मूलन में सबसे बड़ा योगदान ली फोंग का था। यदि हम एक दागी गवाह के रूप में मामले की जांच करें तो ली फोंग दोषी नहीं है। अंततः व्यापक समीक्षा के बाद ली फोंग को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। बेशक ये बात समाज के उच्च वर्ग पर लागू होती है, आम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में झेंझों में लगभग सभी ने बदलाव महसूस किए हैं। अब झगड़े नहीं होते, सुरक्षा के लिए पैसे वसूलने वाले नहीं होते और यहाँ तक कि जेब कतरे भी इस दौरान गायब हो गए हैं। शायद झेंझों में तनावपूर्ण माहौल को भांपकर दुर्घटनाओं का नाटक करने वाले कुछ ठग भी आसानी से झुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। अरे झेंझों वास्तव में इन दिनों भयानक है। दूसरे शहरों में तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ही ड्यूटी पर होते, लेकिन झेंझों में तो सीधे सेना तैनात कर दी गई। पैसे वसूलने की तो बात ही छोड़िए, अगर एक्सीडेंट करने वालों की हिम्मत भी गिर पड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार इस महीने के पहले 10 दिनों में ही 300 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें लोग पैसे ऐंठने के लिए दुर्घटना का नाटक करते पकड़े गए। 10 दिन बाद ऐसी एक भी नकली दुर्घटना नहीं हुई। बेशक इनमें से किसी का भी लियू जियांगताओ से कोई लेना देना नहीं है। वह फिलहाल अस्पताल में परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जो एडन की नहीं थी। आपको पता है, चौंकने और बाएं सीने में गोली लगने के अलावा जो एडन बिल्कुल ठीक था। हालांकि बाइजू, जो एडन को बचाने के लिए लियू जियांगताओ को ले जा रही थी, बहुत अधिक गंभीर स्थिति में थी। तनाव और भय के कारण गले में पहले से ही कमजोर रक्त वाहिकाएं फिर से फट गईं। यदि समय पर बचाव कार्य न किया गया होता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। बाइजू 3 दिनों तक गहन चिकित्सा इकाई में रही, जबकि लियू जियांगताओ और सिस्टर बॉम्ब 3 दिनों तक बाहर रहे। तभी लियू जियांगताओ को पता चला कि बॉम्ब सिस्टर का असली नाम बाई वेई था, जो बाइजू की बड़ी बहन थी। बात बस इतनी है कि बाइजू ने शुरू में झेंझों में कुछ संपत्तियां चुनी और मकान मालकिन बन गईं, लेकिन उन्होंने इसके बजाय वाणिज्यिक जिले को चुना। ये कहना उचित होगा कि वे दोनों ही धनी महिलाएं हैं। बॉम्ब सिस्टर के अनुसार स्नो व्हाइट की कुल संपत्ति उससे कम नहीं है। बॉम्ब सिस्टर की संपत्ति को देखते हुए भले ही मैंने 370 मिलियन कमाए हों, इन दोनों महिलाओं की तुलना में मैं अभी भी पूरी तरह से कंगाल हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास केवल 370 मिलियन है। अरे ऐसा कहना तो बहुत दिखावटी लगता है। ताओ जी, परिणाम आ गए हैं। आईसीयू के बाहर बॉम्ब गर्ल ने दूर तक देखा और धीरे से कहा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर लियू जियांगताओ का दिल थोड़ा हिल गया। ये बहुत शांतिपूर्ण है, सामान्य बमधारी लड़की के विपरीत। ये हो सकता है। मेरे मन में एक बुरी भावना घर कर गई। डॉक्टर ने क्या कहा? विषाक्तता गंभीर है, उसे केवल अंतःशिरा तरल पदार्थ द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। क्यों? एक हल्की आह भरते हुए लियू जियांगताओ ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि बॉम्ब सिस्टर के कंधे थोड़े कांप रहे थे, लियू जियांगताओ ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। चिंता मत करो, हमेशा कोई रास्ता निकलता है। हाँ, कोई रास्ता जरूर होगा। जिया सुए बहुत दयालु है, वह अपनी कमाई का लगभग सारा पैसा दान कर देती है। उसके जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह कष्ट नहीं सहना चाहिए। लियू जियांगताओ थोड़ा हैरान रह गया। उसे पहले ये समझ नहीं आता था कि यह अमीर लड़की पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया। अन्य लोग ये निर्णय लेने से पहले कि उन्हें कितना दान करना है, इस पर विचार करते हैं कि उनके पास कितना धन है। लेकिन दूसरी ओर बाइजू जरूरतमंद लोगों के लिए उतना ही पैसा कमाने का प्रयास करती है। एक तो विश्व प्रसिद्ध है और लगभग सभी जानते हैं कि किसी ने कितना दान किया है। एक और गुमनाम नायक ने अधिक लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये सही है, ऐसी लड़की को इस तरह से कष्ट नहीं सहना चाहिए। सिस्टम, जांच करो कि उसे विषमुक्त करने के लिए क्या आवश्यक है। बीप बीप, 1000 सोने के सिक्के। टिकट। अरे अवसरवादी धन लोलुप। ठीक है, चलो अब जांच करते हैं। बीप बीप, परीक्षण पूरा हुआ। लक्ष्य बाइजू को धीमी गति से असर करने वाले जहर से जहर दिया गया है। जहर के 49 दिनों के संक्षारक प्रभावों के बाद लक्ष्य बाइजू की जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बाइजू को बचाने के लिए हमें एक मारक गोली और एक नींव मजबूत करने वाली गोली चाहिए। विश्वंग गोली उपयोगकर्ता के शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को निकाल देती है। नींव को मजबूत करना और जीवन शक्ति की गोली को पोषण देना महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है, ऊर्जा की भरपाई करता है और असामान्य तरीकों से खोए हुए जीवनकाल को धीरे धीरे फिर से भरता है, अधिकतम 50 वर्षों की भरपाई। ठीक है, वे सस्ते नहीं लगते। मैंने सिस्टम पर खोज की, लेकिन इन दोनों दवाओं में से कोई भी मौजूद नहीं है। सिस्टम, मुझे ये 2 दवाइयां कैसे मिलेंगी, या इनके जैसे अन्य विकल्प? डिंग डिंग, कृपया जितनी जल्दी हो सके अपनी क्षमताओं में सुधार करें और पर्याप्त ब्लैक आयरन स्तर की खोज का समय जमा करें। मध्यवर्ती स्तर की अनुमतियों में अपग्रेड करने के बाद आप कांस्य स्तर की दवाओं की खोज के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे अपना सब कुछ देना होगा। जब लियू जियांगताओ को लगा कि उस आदमी ने बोलना समाप्त कर दिया है, तो सिस्टम ने दूसरा संदेश भेजा। बीप बीप, सिस्टम ने पता लगाया है कि लक्ष्य बाइजू के पास जीवन के 7 दिन शेष हैं।
कृपया जल्द से जल्द अपने सिस्टम स्तर को अपग्रेड करें या अन्य तरीकों से लक्षित बायजू की जीवन शक्ति को फिर से भरें। जीवन शक्ति की पूर्ति। सिस्टम, क्या मैंने आपसे जो जीवनकाल खरीदा है उसका उपयोग बायजू द्वारा किया जा सकता है? बीप बीप। सिस्टम को उन्नत विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि होस्ट सिस्टम स्टोर से आइटम को गैर होस्ट बुद्धिमान जीवन रूपों में स्थानांतरित कर सके, जिसका प्रभाव होस्ट के उपयोग का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, ये फिर से अनुमतियों के बारे में है। बीप बीप। जीवन शक्ति को फिर से भरने के कई तरीके हैं। वर्तमान में मेजबान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका पारंपरिक चीनी चिकित्सा विषय वाली फिल्मी दुनिया की यात्रा करना और पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान सीखने के लिए संसाधनों की खोज करना है। फिर पारंपरिक चीनी चिकित्सा विधियों के माध्यम से लक्ष्य बायजू की जीवन शक्ति को फिर से भरना। ये कुछ हद तक कुछ विषाक्त पदार्थों को भी हटा सकता है। माथा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा इतनी अद्भुत है। सिस्टम जानता है। बॉम्ब सिस्टर को गहन चिकित्सा इकाई में जाते देख लियू जियांगताओ ने धीरे से आभरी मुड़कर चले गए। उसी समय चारों ओर छिपे सुरक्षाकर्मियों ने लियू जियांगताओ को जटिल भावों के साथ जाते हुए देखा। विला में वापस आकर लियू जियांगताओ ने सिस्टम की दुकान की जांच की, लेकिन वहां कुछ भी अच्छा नहीं था और कोई रियायती लौह ग्रेड सफाई उपकरण नहीं था। सिस्टम, 10 ब्लैक आयरन ग्रेड टाइम स्पेस क्लिप खरीदने के लिए 500 स्वर्ण सिक्के खर्च करें, फिर 10 टाइम स्पेस ब्रूम खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण सिक्के खर्च करें। डिंग डिंग। 1500 स्वर्ण सिक्के सफलतापूर्वक काट लिए गए। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक 10 ब्लैक आयरन ग्रेड टाइम स्पेस क्लिप और 10 ब्लैक आयरन ग्रेड टाइम स्पेस ब्रूम प्राप्त कर लिए हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मुझे एक अच्छी फिल्म नहीं मिल सकती।